welcome to all the people, including the panelists. Mainly ये वेबिनार जो है ये आई थिंक पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज किए ऐसा ऑनलाइन सिर्फ आप लोगों के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं अगस्त सितंबर में इस साल, या बाकी पार्टिसिपेंट्स भी वेलकम हम करते हैं अगर वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाह रहे हैं कुछ। लेकिन मेनली जो है वेबिनार ये उन लोगों के लिए जो इस अगस्त से सितंबर में आ रहे हैं फिनलैंड। सो ये हमारी टीम है जो हमारे पेज को रन करती है पीछे विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट। कोई इसके पीछे बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप लोगों के उसके लिए सर्विस के लिए लोग अपना टाइम जो है वो देते हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको इस स्लाइड में सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, इसको इंक्लूड करने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि जो 10 कॉमन नेशनलिटीज़ हैं फिनलैंड के अंदर जो स्टडी करने आते हैं जिन जिन मुल्कों से, उनमें पाकिस्तान को जो वो 7वां नंबर है हायर एजुकेशन में ओवरऑल अगर आप देखें। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स थोड़े से पुराने हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5 साल पुराने हैं, क्योंकि नए स्टैटिस्टिक्स आई कुडंट फाइंड, होपफुली दे विल कम सून, बट द रीसेंट और लेटेस्ट वन आर दिस वन के पाकिस्तान जो यहाँ पे वो 7वें नंबर पे है। इसके बाद जो है इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फिनलैंड के अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। एक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, जैसे पाकिस्तान में वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेस होती हैं जिसे हम अमाती कोर्क या कवलू कहते हैं फिनिश लैंग्वेज में। और राइट साइड पे आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं जिसका मकसद ये है या मतलब ये होता है यहाँ फिनलैंड के अंदर जो भी रिसर्च ड्रिवन काम होता है वो यहाँ पे होता है, जैसे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशंस या एडमिशन की रेशियो है उसमें पाकिस्तान का 3रा नंबर है पूरी दुनिया में से जो फिनलैंड में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जो अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए उसमें पाकिस्तान का तकरीबन 9वां नंबर है। सो यहाँ से सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जो वोकेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं, अगर आपका कोई दोस्त है तो उसका मतलब काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें इनको बंदे चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश जो 2रे नंबर पे है अप्लाइड साइंस या वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर जो यहाँ अप्लाई करते हैं फिनलैंड में। तो इसका मतलब है पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो उनको आप इनकरेज कर सकते हैं कि वो इन प्रोग्राम्स के अंदर भी अप्लाई करें। दूसरा जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान को जो रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स हैं फिनलैंड में उनमें 3रा नंबर है। ये आई थिंक इज़ अ रीजनेबल अवेयरनेस इन पाकिस्तान। सो इसके अंदर वी आर डूइंग गुड। सो दिस वाज फ्रॉम माय पार्ट, थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। बाकी इसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे जो अटेंडीज हैं, अगर वो अपना माइक यूज़ करके क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मैं उनको अलाउ कर सकता हूँ या पैनलिस्ट। और अगर क्वेश्चन लिख के आप भेजते हैं तो उसके अंदर आपको ऑप्शन ये सहूलत ये है कि आपका नाम उसमें नहीं आएगा, उसके अंदर आप एनोनिमसली आप पोस्ट कर सकते हैं और हम उसके फिर आंसर देते जाएंगे एज यू विश। सो फ्रॉम हियर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पैनलिस्ट से कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में रिसर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए आया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पीएचडी स्टार्ट की थी और रिसर्च कर रहा हूँ अभी। बाकी आई वुड लाइक टू इनवाइट कामरान फॉर हिज इंट्रोडक्शन। यस, मैं कामरान, ठीक है। और मैं फिनलैंड मास्टर के लिए आया था और अभी जॉब कर रहा हूँ तामपरे में। जुबैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं ज़ुबैर। 2015 में मैं फिनलैंड आया हूँ अपने बैचलर्स के लिए। बैचलर्स करके अब मास्टर्स कर रहा हूँ जो कि एंड होने वाला है, और अभी एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ एस्पो में। साद। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अकरम है और मैं 2018 में मास्टर्स के लिए आया था आल्तो यूनिवर्सिटी से। आल्तो से मैंने मास्टर्स किया है। बैचलर्स मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, मास्टर्स एनर्जी कन्वर्शन में था और अभी मैं पीएचडी फिलहाल कर रहा हूँ कंबस्शन टेक्नोलॉजीज में। थैंक यू। आबिद।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद है। मैं फिनलैंड में 2018 में आया था मास्टर्स के लिए। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद अभी पीएचडी स्टार्ट कर रहा हूँ तामपरी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ही। Okay, nice to know. So now the floor is open. कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लिख के यहाँ भेज सकते हैं हमें, जो हमारी नॉलेज है उसके मुताबिक आपको हम जवाब देंगे, जो हमारी बेस्ट नॉलेज है। आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हैं और वो हमें नजर आएगा और हम आपको बारी बारी कॉल कर सकते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेज का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यस नवीद। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नवीद बात कर रहा हूँ कराची से और मैं बेसिकली जा रहा हूँ वासा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में, इंटरनेशनल बिजनेस में। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कामरान भाई, आपकी पहली वीडियो बस मैंने देखी थी, मेरे ख्याल है 2019 नहीं 2020 के जून में। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब इनकरेजमेंट हुई थी और मैंने तकरीबन जो है उसी से चीज़ें देखी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, आप सबसे सवाल ये है कि मुझे अभी तक ये मेरी अगस्त में मतलब 26 से क्लासेस शुरू हैं और अभी तक मैंने कोई तैयारी वैयारी कुछ की नहीं है और मैं अभी इसी उस मसले में हूँ कि भाई मैं 25 केजी की कराऊं अपनी लगेज को या 30 केजी कराऊं या क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं मुझे तो 25-20 केजी भी बहुत लग रहा है। मतलब क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो मुझे लेके जानी चाहिए? मतलब कपड़े तो ऑब्वियस ही बातें जाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? वो लिस्ट मैंने देखी है लेकिन वो तो भाई वो तो मतलब वो तो पूरा आधा घर हम लेके चले जाएं, हमें तो वो भी कम पड़ेगा। मेरा भी तो ये सवाल है। हम इसको डिटेल में बता देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से दो जो है वो कैंडिडेट्स का सेम क्वेश्चन है। मेनली मैं इसमें सिर्फ ये कंट्रीब्यूट कर देता हूँ कि मेनली जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं या शूज़ हैं, कपड़े वगैरह तो प्रेफरेबली आप पाकिस्तान से लेके आएँ और जो विंटर शूज़ हैं या विंटर जैकेट्स हैं वो आप जो है वो प्रेफर करें कि फिनलैंड से आके बाय करें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो बाय करेंगे तो वो हार्डली आप जो है वो कुछ मंथ्स के लिए यूज़ कर पाएंगे, आप थ्रू आउट विंटर जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फॉर द सेफ साइड के लिए जो है ना वो मसाला जात लाजमी लेके आना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। या इसके बाकी अलावा पैनल इसमें से ऐड हो जाएंगे। जी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम आप जब भी आते हैं तो आप ये समझें कि आप जो भी सामान लेके आ रहे हैं वो कम है। ये हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो टिकट का जो है वो यूजली एयरलाइंस 25 to 30 kg अलाउ करती हैं, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं कतर एयरवेज के साथ या टर्किश एयरवेज के साथ तो आपको 10% ऑफ मिलेगा टिकट की प्राइस पे, प्लस 10 kg एक्स्ट्रा लगेज भी आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल टर्किश पे आपको 40+7 मिलेगा, 47, एंड दैट इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा कतर पे आपको 35+8 मिलेगा अगर आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं। उनका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है कि आप कैसे एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा फिनलैंड से। तो आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करें, 10% ऑफ भी लें टिकट की प्राइस पे और 10 kg एक्स्ट्रा लगेज भी आपको मिलेगा। और इसेंशियल्स में जो लाने के हैं उसमें आप कोशिश करें कि कपड़े जो आपके हैं वो आप लेके आएं, स्पेशली टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स और कुछ हुडीज आपने लेके आनी है। अगर शलवार कमीज पहनने का शौक है वो भी साथ ले आए। जैकेट्स जो हैं हैवी वो आप फिनलैंड से करें लें, क्योंकि जो जैकेट्स आपको पाकिस्तान से मिलेंगे वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, मिल जाती हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं होंगी। और शूज़ के अंदर आप कोशिश करें कि स्नीकर्स या जॉगर्स वो आप पाकिस्तान से ले सकते हैं, लेकिन जो विंटर बूट्स हैं वो आप फिनलैंड से ही परचेज करें। इसके अलावा जैसे कि आबिद भाई ने बताया, फर्स्ट टाइम के लिए आप मसाले लाजमी लेके आएँ क्योंकि वो एक्सपेंसिव हैं और बर्तनों में भी आपको मिल जाते हैं यहाँ से, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। अगर हेलसिंकी में है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है या तांपरे में, लेकिन अगर आप किसी रिमोट सिटी में जा रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने साथ एक पैन ले आएँ, एक सॉस पैन ले आएँ, इसके अलावा कोई छोटी हांडी ले आएँ और कोशिश करें कि ये सब नॉन स्टिक हों और फ्लैट बेस वाले हों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं तो आपको इस तरह के बर्तन चाहिए होंगे। और तवा भी आपको लेके आना होगा जिन्होंने रोटी पकानी होती है, क्योंकि वो फिनलैंड से बिल्कुल। मिलता नहीं है। यूजुअली आपको पैन मिलेगा अगर आपने उसमें बनानी हो तो। और अच्छा, मैं फ्लैट वैसे कोशिश करें कि जो जी जी मैं स्टूडेंट की एज से बाहर आ चुका हूँ, असल में मैंने ट्राई की थी वो, तो वो उस कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहा मैं।
तो मैं इसीलिए इस डायलेमा में हूँ कि मैं 30 मतलब मैं मैक्सिमम 30 केजी कर सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं उसी से फिर करता हूँ। उस केस में ये है फॉर एग्जांपल के जो 35 की एज है वो मैक्सिमम एज है एज अ स्टूडेंट टिकट लेने की, और अगर आप खुद ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो तब आप 30 से ज़्यादा लगेज बुक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी एजेंट से टिकट बुक करवाएंगे इन दैट केस यू कैन गेट 40 किलोग्राम्स। ओके। हाँ जी। और 40 ये केजी में एक ऐड कर दूं मैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 की लिमिट मिली है तो आपने एक ही बैग में 40 केजी सामान नहीं रखना, वो एयरपोर्ट पे मसला बनता है। तो आप कोशिश करें 20 केजी के 2 बैग्स हों या फिर 30 केजी का एक बैग हो और 10 केजी का एक बैग हो, क्योंकि हाँ, वो एक बैग में 30 केजी मैक्सिमम अलाउ करते हैं वो। हाँ जी, ये भी एक पॉइंट है बिल्कुल। इससे। गुड पॉइंट कामरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवास के रेंट के बारे में कि पाकिस्तान में रहते हुए कैसे पे किया जा सकता है। मेरा तो हवास के साथ एक्सपीरियंस नहीं है। यूजुअली अगर आप किसी का है तो बता दें कि क्या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ ऑप्शन होती है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे तुआस में या फिर तांपरे में तो वो ऑप्शन देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। वास में रेंट पे करने के 2 से 3 डिफरेंट तरीके हैं। जो सबसे इजी वो ये है फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई रिलेटिव कोई दोस्त फिनलैंड में ऑलरेडी है तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे कर दें। सेकंड ये है कि आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पे कर सकते हैं, उसमें वो अपनी फ़ी डिडक्ट करते हैं लेकिन आपका रेंट पे हो जाता है। और थर्ड, अगर आपका बैंक आपको अलाउ करता है अप टू 500 यूरोज या 300 यूरोज, जितना भी आपका रेंट प्लस डिपॉजिट है फर्स्ट मंथ का, वो अगर आपको अलाउ करते हैं उतनी ऑनलाइन पेमेंट तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और आप कर सकते हैं तीनों तरीकों से, किसी भी एक मेथड से आप पैसे पे कर सकते हैं उसको। इसमें तो छोटी सी एडिशन ये है कि इन केस अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट मंथ में फिनलैंड आ जाएंगे तो आप हुआ से एक्सटेंशन भी ले सकते हैं 1 महीने की, कि अगर आप लोग को लगता है कि आप वहां से पे नहीं कर सकते तो आप हुआ को ईमेल करके उनसे एक्सटेंशन ले लें कि मैं नेक्स्ट मंथ दोनों मंथ्स की पे कर दूंगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे कि हमें फ़लाँ जगह फॉर एग्जांपल ईथरकेस को हमें जगह मिली है कोई हाउसिंग अपार्टमेंट या रूम, तो वो ठीक है या नहीं है, हमें किसी और जगह लेना चाहिए जो यूनिवर्सिटी के पास हो। तो देखें ये आपका कंट्री नहीं है ना आपका ये मुल्क है, जो आप उन्होंने आपको ऑफ़र दी है उसको आप एक्सेप्ट करें। कोशिश करें कि अगर आपको करीब मिल जाए जब आप एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं तो, अगर नहीं आपको वो दे रहे या नहीं मिल रहा तो उसको जो आपको फर्स्ट ऑफ़र मिली है उसको एक्सेप्ट करें। जब आप यहाँ पहुँच जाएँ उसके बाद फिर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें इतना वरी सम होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन हेलसिंकी के अंदर। तो ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कूल है और मतलब इतना आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट लेने के लिए कि बस का स्टेशन काफ़ी दूर हो गया है इस तरह का। तो दैट वाज माय पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है कुछ लोगों का व्यू है डीवीवी की रजिस्ट्रेशन के बारे में और सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो इसमें मैं ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी जो अगर जिन लोगों को नहीं मिला सोशल सिक्योरिटी कोड या सोशल सिक्योरिटी नंबर जिनको नहीं मिला मिग्री की तरफ से, वो फिनलैंड पहुंच के डीवीवी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पहले उनको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। जो अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान में बैठे हुए आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो आई सपोज के आप कोरोना खत्म हो गया तो वो विदाउट अपॉइंटमेंट भी डील कर रहे होंगे। तो वहाँ जाके आप सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करें और साथ में अपना जो है वो एड्रेस रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करें। इसमें जो टोटल टाइम पीरियड है वो तकरीबन 1 मंथ तक लग सकता है। और मीनवाइल जो है वो एक क्वेश्चन हो रहा है इसी से लिंक के डीवीवी रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस ही जाना ज़रूरी है। तो पुलिस में जाना ज़रूरी नहीं है। पुलिस में जाने का जो मकसद है वो है आपने आईडी कार्ड बनवाना है। और आईडी कार्ड जो है वो आपको फिनलैंड के लिए नहीं चाहिए। आईडी कार्ड बेसिकली आपको चाहिए होता है जब आपने ऑनलाइन बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन लेनी होती है, तो वो कार्ड आपको बैंक में दिखाना पड़ता है एज अ रेजिडेंट ऑफ फिनलैंड। वो आपका रेजिडेंस परमिट नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई हमें जो है वो पुलिसी कार्ड चाहिए। तो पुलिसी कार्ड का मकसद जो है वो हमारे लिए वो ये है कि आपने बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन लेनी है। बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन के जो फ़वाइद हैं वो बहुत सारे हैं। इन शॉर्ट ये है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को ऑनलाइन आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन प्रूव कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने आइडेंटिफिकेशन लेनी है या नहीं लेनी। अगर लेनी है तो पुलिस कार्ड ले लें, अगर नहीं लेनी तो आप पुलिस कार्ड ना लें।
और पुलिस कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो डिपेंड करता है कि आपके रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी क्या है। और इसके बेनिफिट्स में जैसे आबिद भाई ने कहा है कि कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपने कल को गाड़ी लेनी है, गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आप घर बैठे ट्रांसफ़र कर लेंगे, आपको आयो वर्मा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोर्स पकड़ना है तो वो भी आप पकड़ सकते हैं। उसके अलावा आप घर बैठे एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कल को कहीं पे मूव होते हैं, आपको दोबारा डीवीवी जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपकी जो मैक्सिमम चीज़ें आपकी मोबाइल डिवाइस पे आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पीटी एक्सेप्टेबल है कि नहीं बैचलर्स के लिए। तो एक्सेप्टेबल है, मैंने जो रिसेंटली चेक किया है तो चलेगा। एक्सेप्टेबल है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है जैनब खान की तरफ से, क्या रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट इन कतर एयरवेज बट द टिकट बुकिंग प्रोसेस डिड नॉट आस्क फॉर स्टूडेंट कार्ड। तो बेसिकली आपसे वो स्टूडेंट कार्ड नहीं मांगेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एज अ स्टूडेंट। तो अगर आप वहाँ अपनी प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो आपका एक डिजिटल कार्ड आ रहा होगा कतर एयरवेज का, जिसके ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट क्लब, के आप स्टूडेंट क्लब के मेंबर हैं। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आपने टिकट बुक करनी है तो आप अपनी आईडी में लॉगिन करें पहले, और जब आप टिकट बुक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको 10% ऑफ प्राइस शो करेगा। तो ये प्रोसेस है। आपको एक्स्ट्रा से वो स्टूडेंट कार्ड का नहीं पूछेंगे, बट आपको एक डिजिटल कार्ड मिल जाएगा कतर एयरवेज स्टूडेंट क्लब का। उसके बाद स्टूडेंट ऑल्तो यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट यूनियन की फ़ी का क्वेश्चन है, और कार्ड का, स्टूडेंट कार्ड का। उसमें यूजुअली है कि अगर आप इनरोल हो चुके हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ आपको जो है वो स्टूडेंट यूनियन का अकाउंट नंबर मिलेगा, उसमें आप फ़ीस पे करें, और वहीं प्रोसीजर लिखा होगा कि फ़ीस पे करने के बाद आप स्टूडेंट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएँगी। Then there is a question from Mehtab Ahmed, के what are the possibilities that a fresh candidate will get a part-time job? पार्ट टाइम जॉब की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वेरी करती हैं कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। बिगर सिटीज़ यूजली हेलसिंकी, एस्पोवांता में आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, तांपरे में भी। और जिस तरह आपका सिटी छोटा होता जाएगा हम कह सकते हैं कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती जाएंगी। बट मोर और लेस पूरे फिनलैंड में आपको तकरीबन न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब ऐसी है जो आपको मिल जाती है। और अब फूड डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में पहुंच चुकी है, जिसमें वोल्ट और फूडोरा ये 2 कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती हैं। तो ये डिपेंड करता है। प्लस इसके अलावा फिर ये भी है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं पाकिस्तान में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम। बट अदरवाइज जो कॉमन जॉब्स हैं उनमें न्यूज़पेपर डिलीवरी, फूड डिलीवरी, क्लीनिंग और रेस्टोरेंट वर्कर, ये 4 से 5 जॉब्स ऐसी हैं जो कॉमन है। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें जाते जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही आप अपना ये माइंड बना के आए कि आपको जाते जॉब मिल जाएगी तो आप एक्सपेंस वहां से निकाल लेंगे या फीस पे कर देंगे। तो पाकिस्तान से आते हुए एटलीस्ट आप 2 मंथ का एक्सपेंस 1200-1300 यूरो जो है वो साथ लेके आए, और मैक्सिमम जो है वो 10,000 आप लेके आ सकते हैं कैश जो है वो फिनलैंड के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉब आप आते ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स अराउंड लाइक 6 मंथ्स और इवन मोर। अगर आप बहुत लकी हैं तो कम भी आपका टाइम लग सकता है। जुबैर, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपने प्रोफेशनल जॉब का जिक्र किया, तो उसमें पार्ट टाइम लेने के लिए स्टडीज़ के साथ उसमें क्या तरीका यूजुअली यहाँ पे मतलब मुस्तमिल है? जैसे कोई रेफरेंस होना चाहिए, कोई दोस्त किसी कंपनी में होना चाहिए, या डायरेक्टली आप अप्लाई करें तो चांस बन सकते हैं? ये ज़रा बता दें। इसमें मैं सबसे पहले तो ये रेकमेंड करूंगा कि वो लोग जो ऑलरेडी प्रोफेशनल फील्ड में हैं और उनका प्लान है कि वो उसी को कंटिन्यू रखें, उनको चाहिए सबसे पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल वो पॉलिश करें। और क्योंकि अब उनके पास ऑलरेडी अगर आरपी उनके पास आ चुका है, सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके पास है, तो वो लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैसे भी यहाँ पे 1 माह 2 माह 3 माह ले लेते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप अभी से जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करें, ताकि जब आपको रिक्रूटर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करे तो आप उन्हें बताएं कि हाँ जी मैं 1 महीने के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, या 2 माह के बाद मैं जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ। बट अप्लाई करने के लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा monster.fi का प्लेटफॉर्म है, और एकेडमिक वर्क फिनलैंड
तो डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं जहाँ पे जॉब्स पब्लिश होती हैं, बट लिंक्डइन इज़ द बेस्ट। और अगर आपके दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं फिर आप उनसे बात करें, वो आपको रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रेज्यूमे आप कोशिश करें थोड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हों, और कवर लेटर आप अच्छा सा लिखें तो जॉब मिल जाती है, क्योंकि आईटी में जॉब्स हैं यहाँ पे और चांसेस हाई होते हैं। थैंक यू। इसके अलावा मैं छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं कि अगर आप, ज़ुबैर ने बिल्कुल ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपका अप टू डेट होना चाहिए। उसके अलावा मैंने सुना है कि अगर आप आईटी या सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपका एक गिटहब अकाउंट भी होना चाहिए। गिटहब, उस पे आपका मतलब पोर्टफोलियो थोड़ा सा होना चाहिए एक्टिव, के कुछ मंथ पहले या कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी आपके एटलीस्ट होने चाहिए शो करने के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये है कि जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग जब जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक ही सीवी यूज़ करते हैं और एक ही कवर लेटर यूज़ करते हैं, बस कंपनी का नेम चेंज कर देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने उसको टारगेट करना है। आपने अपने कवर लेटर को या अपने एप्लीकेशन को उस जॉब के लिहाज से आपने मॉडिफाई करना है, ताकि जब रिक्रूटर आपका एप्लीकेशन लेटर पढ़े, आपका कवर लेटर पढ़े, तो उससे लगे कि हाँ भाई आपने मेहनत की, आप मोटिवेटेड हैं जॉब के लिए। तो उस तरह आपके चांसेस जो हैं वो हाई होते हैं। और फिर आपने बार बार ईमेल करके उनसे ये भी नहीं पूछना कि हाँ मैंने अप्लाई किया था बताएं, वो भी प्रोफेशनल नहीं लगता। तो एक बार अप्लाई करें, देखें क्या फीडबैक आती है। अगर 2 वीक्स तक 3 वीक्स तक कोई रिप्लाई नहीं आता, देन आप फॉलो अप के लिए एक जेंटल सा रिमाइंडर आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पोलू से है तो हाउसिंग के बारे में पूछना है। मेरे भाई या बहन जिसने भी क्वेश्चन पूछा है कि आप जो है वो अपने क्वेश्चन के बारे में प्रिसाइज रहें। आपको जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं आप वो बताएं कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। हाउसिंग के बारे में है तो आपको अगर अप्लाई करने में मसला आ रहा है आप वो पूछें। तो इसलिए आप अपने क्लियर क्वेश्चन पूछे ताकि जो पैनलिस्ट में से आपको कोई जो है वो बेहतर गाइड कर सके। अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख सकते तो माइक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अलाउ कर सकता हूँ आपको जिसने बात करनी है। वैसे मोस्टली ये होता है कि हाउसिंग कंपनीज का नेम वगैरह यूनिवर्सिटी हमेशा बता देती है जब आपको एडमिशन ऑफर आ जाती है ना, तो उसके बाद एक आधी ईमेल आती है कि भाई आप फलां जगह पे हाउसिंग अप्लाई करें। तो आप वो स्टेप्स फॉलो करें। आई होप सो के उस उसके अलावा वो ईमेल आ जाती है बिल्कुल। उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको ईमेल नहीं भी आती तो आप सिंपली यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं और आगे लिखते हैं स्टूडेंट हाउसिंग, गूगल के ऊपर है। ऐसे ही। तो यूनिवर्सिटी का जो हाउसिंग स्टूडेंट हाउसिंग जहाँ उन्होंने बताया होगा वो वेबसाइट, वो लिंक खुल जाएगा और आप वहां से भी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर एक 2 क्वेश्चंस आए हैं कि स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए टिकट एजेंट के थ्रू बुक करें। तो नहीं, स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए आपने एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है टर्किश एयरलाइन की वेबसाइट पे और कतर एयरवेज की वेबसाइट पे। ऑफ कोर्स बाकी एयरलाइंस भी करती हैं, लेकिन चूंकि फिनलैंड के लिए कतर और टर्किश ज़्यादा पॉपुलर रूट है, तो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है और टिकट बुक करते वक्त आपने अपनी आईडी से लॉगिन करना है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिलेगा। आगे क्वेश्चन है केला बेनिफिट के लिए कि स्टूडेंट को केला बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं। और दूसरा है कि क्या जो है वो स्टूडेंट के लिए फिजिबल है स्टडी के साथ फुल टाइम जॉब करना। तो मैं दूसरे क्वेश्चन को पहले रिस्पॉन्ड करूंगा कि फिजिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं और आपको सिर्फ 30 आवर्स अलाउ हैं तो फुल टाइम में आपको 39.5 आवर्स या 38 या 40 आवर्स होते हैं। एक चीज, क्योंकि आप ऑफिशियली अलाउड नहीं है और अगर आपको कल को पकड़ेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक कि अगर जब पकड़ेंगे तो आपको हिसाब किताब देना होगा। और दूसरा ये है कि इससे आपकी स्टडी जो है वो काफी हद तक मुतासिर होती है, और अगर आपकी स्टडी मुतासिर हो रही है तो आपके ग्रेड्स गंदे आ जाएंगे, जिसके चांसेस ये हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप जो है वो 2 साल के लिए या 20 मंथ के लिए दी गई है तो आपकी स्टडी के एक्सटेंशन के चांसेस हो सकते हैं, और जब चांसेस होंगे एक्सटेंशन के तो फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी साल की। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप की फिर एक्सटेंशन नहीं देती फीस की। और पहला क्वेश्चन है कि आप अज्यूम के स्टूडेंट जो है वो केला बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें डिफरेंट बेनिफिट्स हैं तो सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है। हाँ आई थिंक सो, अगर किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो तो वो स्टूडेंट केला हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अप्लाई किया था और मुझे मिल गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। स्टूडेंट बेनिफिट्स में आप सिर्फ मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं जिसमें केला कार्ड है। अगर कोई फैमिलीज हैं और उनके साथ बच्चे हैं तो हाँ उनको मंथली इनकम जो चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है वो मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी वाइफ फ्यूचर में मतलब या कमिंग जब आप आ रहे हैं तो उस टाइम आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज
इसके अलावा आपको चाइल्ड होम केयर अलाउंस मिल सकता है। जो फैमिलीज ट्रेवल कर रही हैं और उनके साथ छोटे अंडर एज बच्चे हैं, अंडर 3 इयर्स, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि बच्चे घर रखें अपने, तो आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आ जाता है। इस एज में बच्चा आइसोलेशन में बहुत जल्दी जाता है। तो इसके अलावा आपको कोई किला बेनिफिट नहीं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं इनिशियली कि आपके स्पाउस को भी जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा, तो ये चीजें बहुत अर्ली हैं और बहुत अनक्लियर है। स्पाउस को डिपेंडेंट वीजा जरूर मिल रहा है, जो नॉर्मल ए कैटेगरी है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किला का या टे ऑफिस वालों का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो ये ए कैटेगरी वीजा दे के जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर बर्डन को इंक्रीज करें। तो ये चीजें बहुत अर्ली है कंसीडर करना कि आपके स्पाउस को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। ऐसा कोई फिलहाल आप इस चीज को जो है वो रूल आउट करें उस लिस्ट में से। इसमें इसमें बात ये है बेसिकली कि जब आप अब पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप स्टडीज के लिए आ रहे हैं और आप फंड्स शो करके आते हैं कि वी हैव इनफ फंड्स टू सर्वाइव इन फिनलैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आए, पहले फंड्स शो करके आप आते हैं, लेकिन यहाँ आके आपकी अगर इंटेंशन ये है कि हाँ एक बंदा जॉब करेगा और दूसरा बंदा फंड्स लेगा, तो पॉसिबल है कि आपको फंड्स मिल जाएं। लेकिन मैं पर्सनली 3 से 4 ऐसे केसेस जानता हूँ जिसमें ऐसा हुआ है कि माइग्रेन ने बाद में वीजा रिफ्यूज कर दिया, एग्जैक्टली यही रीजन दे के कि जब आप फंड्स शो करके आए हैं तो अब आप आके बेनिफिट्स क्यों क्लेम कर रहे हैं। यू कैन क्लेम द बेनिफिट्स, ठीक है, वो आपका राइट है, लेकिन जिस तरह सिद्रा आपने बताया वो कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड होकर घर बैठ जाएं और आप कहें कि अब हमें सिस्टम से हमने पैसे लेने हैं, तो वो चीज़ एक तो एथिकल भी नहीं है, प्लस वो आपके लिए एक्सटेंशन में प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे और 1 साल के बाद आपको पता चले कि हाँ अब डेपुटेशन का लेटर आ गया, तो वो चीज़ फिर ज़्यादा बुरी है। तो कोशिश आप ये करें कि आप आएँ और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। डिग्री कंप्लीट करके जब आप कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट ले लेंगे अपनी डिग्री की बेसिस पे, उसके बाद आप जो मर्जी करें, फिर आपको नहीं वो पूछेंगे कि हाँ आप क्यों करें, क्योंकि तब आपने टैक्स दिया होगा, डिग्री कंप्लीट की होगी, तब वो प्रॉपर आपका राइट बनता है। अच्छा, ये नेगेटिव डिसीजन से एक बात और निकल आती है कि कुछ लोग पाकिस्तान से जब आते हैं तो वो फेक बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट शो करते हैं। तो प्लीज आप इस चीज से बचें। अगर आपका अकाउंट स्टेटमेंट ठीक ही भी है और उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन की हुई है मैनुअली या बैंक से करवाई है, तो वो किसी ना किसी स्टेज पे वो पकड़ी जाएगी और आपका डिसीजन जो है वो रिवोक हो जाएगा रेजिडेंस परमिट का। तो बहुत सारे माजी में ऐसे किस्से हो चुके हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करना, क्लियर कट रहे। आपका जो भी लीगल चीज है आप वो प्रोवाइड करें, जो लीगल तरीका बताया गया आप उसको मद्देनजर रखें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लीगल आ जाते हैं रेजिडेंस परमिट लेके और बाद में वो इलीगल हो जाते हैं कंट्री के अंदर ही, क्योंकि उनका रेजिडेंस परमिट का डिसीजन रिवोक हो जाता है या उनका जो है वो कोई और डिफरेंट केसेस बन जाते हैं। तो प्लीज आप इस चीज से अवॉइड करें और बेहतर यह है कि जो ग्राउंड की बेस पे आप आ रहे हैं उस ग्राउंड को बरकरार रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास आया है पीटी से रिलेटेड। वैसे तो हम इस चीजें आंसर नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑलरेडी पीटी, मेरे ख्याल से कामरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया उसको। हाँ जी मैंने भी उसको किया था। चले अच्छा, इस ठीक है। नेक्स्ट है जी, टर्किश एयरलाइन से रिलेटेड है। 40 केजी में आप 2 बैग्स बना सकते हैं, 3 बैग्स नहीं बना सकते। अगेन एक्सपीरियंस अगर आप पूछ रहे हैं कतर और टर्किश में कंपैरिजन का, तो कतर बेटर है टर्किश की निस्बत। सर्विसेज डिपेंड करता है कि आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं या विदाउट फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं। ओवरऑल मैं कतर रिकमेंड करूंगी टर्किश की कंपैरिजन में। हाँ जी, इसमें मैं भी एक एडिशन करना चाहता हूँ कि कतर के अंदर ये है कि फर्ज कि अगर आप अपने स्पाउस या फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप टर्किश ले रहे हैं तो वो इस्तांबुल में या जहाँ पे भी उनका स्टे होता है टर्की में, वहाँ पे ले ओवर काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि काफ़ी अमेरिका से यूरोप से फ्लाइट्स वहाँ पे आ रही होती हैं, तो वहाँ पे कंजेशन काफ़ी होती है। जबकि जो कतर के अंदर है इनका एयरपोर्ट, वो काफ़ी, एक तो उसके अंदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और उन्होंने एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किए हुए कि वहाँ पे रश नहीं होने देते वो। तो ये भी उसके अंदर चीज़ आप अच्छा, मद्देनजर। मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करूंगी। जब आप फैमिली के साथ कतर एयरवेज बुक कर रहे हैं तो आपको सीट रिजर्वेशन फ्री होती है। इवन जो बेसिनेट सीट होती है वो भी आपको नॉर्मली फ्री मिलती है। लेकिन अगर आप टर्किश बुक कर रहे हैं तो उसी सीट रिजर्वेशन के आपने 40 यूरो पर पर्सन जो है वो पे करने हैं। अगर आप बिल्कुल चेक इन के टाइम पे जाकर रिजर्व करेंगे तो फिर तो आपको अपनी रिक्वायर्ड सीट्स नहीं मिलेंगी। हाँ, फिर आपको सीट्स फ्री मिल जाएंगी दोनों एयरलाइंस में, लेकिन फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कतर प्रेफर करें। उसके क्वेश्चन है कि फिनिश बैंक अकाउंट रखने से पहले डिस्काउंट मिल सकता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत अनक्लियर है, लेकिन फर्दर ही आपने बताया हुआ है कि अकाउंट ओपन करने में टाइम लगेगा, तो
क्या है ग्रोसरी करें तो आप कैश कैरी करें पाकिस्तान से, जैसे मैंने मंथ है वो एक्सपेंस करें। और दूसरी चीज ये है कि ग्रोसरी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप अपना पाकिस्तान डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। वो आपके पीछे जो है वो कट जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली जिसको भी आप पे करेंगे तो उसको यूरो में कन्वर्ट होकर पेमेंट मिल जाएगी। तो उसमें जो है वो रेट कम मिलता है और एक टैक्स पड़ता है, तो बेहतर है कि आप जो है ना वो कैश कैरी करें। अच्छा, इससे बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है अली खालिद का कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स एंड व्हिच बैंक शुड वन सिलेक्ट, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में मेनली तो आपको आपका रेजिडेंस परमिट चाहिए, और अगर आप पहले फिनिश आईडी बनवा लें तो आपका ये वो एक एज है कि आपको ऑनलाइन वेब बैंकिंग जो है उसकी एक्सेस मिल जाती है। रिगार्डिंग बैंक्स तो एस बैंक की आप चूज कर सकते हैं, ओपी चूज कर सकते हैं, डेंसके चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वर्जन बैंक ऐप्स की तरफ जाते हैं तो नोडिया आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन नोडिया फी डिडक्ट करता है पर मंथ, और उसके जो है अगेन उसके साथ एज लिमिट भी है कि अगर आपकी एज मेरे ख्याल है 26 या 28 से कम हो तो फिर वो फी डिडक्ट नहीं करते पर मंथ की, अदरवाइज की पर मंथ 30 प्लस वो फी डिडक्ट करते हैं। 29 तक है उसकी, 29 नहीं नहीं, मेरी तो 30 से पहले भी डिडक्ट होती थी, तो इसलिए वो तो मेरा ख्याल है वो लिमिट बेसिकली 26 के ऐसे होता है अराउंड। ना, लाइक इन्होंने मेरी फीस काटना शुरू कर दी थी, बिलो 30 था मैं, तो मैंने उनसे कंप्लेन की कि ये क्यों काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो हम नहीं काटेंगे। तो मैंने उन्हें फिर वो स्टडी इन्फो पे एक लिंक दिया, उन्होंने उसको फिल करके भेजा, तो उसके बाद उन्होंने नहीं काटी। तो आफ्टर 30 दिन उन्हें काटनी काटनी है अगर आप स्टूडेंट भी हैं, और बिलो 30 से मुराद ये है कि आप स्टूडेंट हैं तो फिर नहीं काटेंगे। 29 से अबव अगर आपकी एज है ना फिर वो काटना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। कामरान भाई ने स्टडी का भी प्रूफ दिया था और साथ में ये भी बताया था कि मैं तो अभी 21.5 साल का हूँ। वो भैया आप हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये एक एस्पो से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको हाउसिंग बहुत दूर मिली है, 22 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसे कम्यूट करना चाहते हैं। आप आके कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या अगेन अगेन गाड़ी भी लें तो बहुत ज्यादा दूर है 22 किलोमीटर। जो आपने अपने बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि बाइलिंगुअल स्कूल्स एस्पो के अंदर और हेलसिंकी के अंदर बहुत कम इंटरनेशनल स्कूल्स हैं बहुत कम है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी एनरोलमेंट अप्रैल के महीने में होती है, अगस्त में नहीं होती। तो अब ये अगेन मैं इसमें यही रिकमेंड करूंगी कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है सेटलमेंट के हवाले से, उस हिसाब से, और सेकंडली आपके बच्चे की एज क्या है उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपने उसे बाइलिंगुअल में भेजना है या आपने उसे फिनिश स्कूल में ही भेजना है। अगर तो नेक्स्ट आपका बच्चा जो है वो 7 इयर्स से कम है तो प्रेफर करें कि आप उसको जो है वो फिनिश उसमें ही भेजें, डिपेंडिंग ऑन के आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी के सॉरी, बाद रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करने के कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड तो ये हो सकता है कि आप जो है वो जॉब सर्च रेजिडेंस परमिट लें। उसमें यह है कि आपको ग्राउंड शो करने पड़ेंगे कि आपको जैसे स्टूडेंट के लिए आप आ रहे हैं तो आप स्टेटमेंट शो करते हैं, ऐसे आपको उसके लिए करने पड़ेंगे। और वो अब 2 साल का दे रहे हैं, पहले ये 1 साल का देते थे, अब ये 2 साल की इशू करते हैं। और उस दौरान आप जॉब फाइंड करके तो आप जो है वो अपना जो जॉब सर्च वीजा है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि आप जो है डायरेक्ट वर्क वीजा अप्लाई करें। उसके लिए ये कंडीशन है कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वोल्ट ऑफ फेडोरा का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्क वीजा के लिए वोल्ट ऑफ फेडोरा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता, उसका एक अलग से वर्क परमिट होता है। तो थर्ड जो कंडीशन चली जाती है उस कैटेगरी में वो इंटरप्रेन्योर कैटेगरी है। तो आप ये 3 जो हैं यूजुअली हम लोग ये तीन प्रेफर करते हैं, उन तीनों में से ही लोग अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 ही एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा एक चीज रह गई थी उसमें जो अफीम का क्वेश्चन था कि उसको 22 किलोमीटर दूर मिली है रेजिडेंस कैंपस से, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से बसेस चलती हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हेलसिंकी में काफ़ी अच्छा है। तो सिर्फ डिस्टेंस ना आप देखें, आप वो कम्यूटेशन भी जो है वो भी उसके मद्देनज़र रखें। हेलसिंकी में काफ़ी अच्छा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, तो उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कोशिश कर सकती हैं कि अभी आप यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद फिर आप अप्लाई करें अपने, अगर आपने कैंपस के पास आना है तो हवास को या जो भी आपकी है हाउसिंग अथॉरिटी उसको रिक्वेस्ट करें।
वर्क परमिट्स का जो भी क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन इवन दो अर्ली है, लेकिन उसमें मैं एक दो चीजें ये ऐड करूंगा कि जिस चीज को हम वर्क परमिट कहते हैं, टाइप ए परमिट, यहाँ पे वो डिफरेंट बेसिस पे आप ले सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और डिग्री कंप्लीट करने की बेस के ऊपर वो परमिट लें, जिसको हम ग्रेजुएट परमिट भी कहते हैं। वो आपके परमिट के ऊपर बेसिकली ग्रेजुएटेड लिखा होता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो, प्लस आप मिनिमम 1000 यूरोज पर मंथ एज अ ग्रॉस इनकम आप अर्न कर रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी जॉब से कर रहे हो। तो जब आप उसकी बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपको जो परमिट मिलेगा वो ओपन होगा। ओपन से मुराद है कि आप उसके बाद किसी भी फील्ड में आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। फिर कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो डिग्री के दौरान, अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई इंजीनियर है, या किसी भी और फील्ड में है, और आपको डिग्री के दौरान आपकी जॉब मिल जाती है फील्ड रिलेटेड और आपकी सैलरी 3000 यूरोस प्लस है, तो फिर आप स्पेशलिस्ट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पेशलिस्ट परमिट है वो भी वर्क परमिट ही है फुल टाइम, लेकिन उसमें यह है कि आप फील्ड बाउंड होते हैं कि आप उस फील्ड में जॉब करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसके परमिट के ऊपर आईटी की फील्ड मेंशन होगी कि ही इज रिलेटेड टू आईटी फील्ड। इन दैट केस अगर आप किसी और फील्ड में जॉब करना चाहेंगे तो फिर आपको परमिशन रिक्वायर होगी, आपको परमिट चेंज करवाना पड़ेगा। और आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप अपनी बिजनेस पे परमिट लेना चाहते हैं, देन दैट वुड बी एन एंटरप्रेन्योर परमिट। तो टेक्निकली सबकी टाइप ए होती है, सब आपको फुल टाइम जॉब अलाउ करते हैं, बट आपकी फील्ड जो है वो डिटरमिन हो जाती है कि हाँ अब आप बिजनेस करेंगे, आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करेंगे, और अगर आप फिर डिग्री रिलेटेड, डिग्री के बाद आप उसकी बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका परमिट ओपन होता है। उस पर आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, और आपकी लेकिन फील्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। उसमें एक चीज ये भी है ना कि अगर आप एंटरप्रेन्योर वीजा लेते हैं, रेजिडेंस परमिट लेते हैं या वर्क रेजिडेंस परमिट लेते हैं, और फ्यूचर में अगर आपकी जॉब चली जाती है या बिजनेस टूट जाता है, तो आई ज्यूम कि हम जैसे जो है वो छोटे छोटे स्टार्टअप करते हैं, और छोटे छोटे स्टार्टअप में जो है बाद में आपके जब वो लॉस होता है तो फिर आपके बेनिफिट्स उस तरह से आपको नहीं मिलते जिस तरह एक वर्क परमिट में मिलते हैं। तो यूजली आप ये प्रेफर एग्जैक्टली। करें कि अपने पास जो परमिट एटलीस्ट वो वर्क परमिट रखें। ए कैटेगरी तो डेफिनेटली वो ए कैटेगरी ही मिलता है, वर्क परमिट बेस्ड रखें, और उसके ऊपर बेशक आप साथ साथ जो है वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज करें, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट शुड बी फ्रॉम योर जॉब। बिल्कुल, इसमें सबसे बेस्ट जो है वो डिग्री बेस्ड ही है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। तो जल्दबाजी नहीं करनी। अगर किसी को जॉब मिल भी जाती है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा सब्र रखें और डिग्री कंप्लीट करके डिग्री की बेसिस पे आप परमिट अप्लाई करें, तो वो सबसे बेस्ट परमिट मेरे ख्याल से वो ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप ये पाकिस्तान, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये जो स्पेशलिस्ट परमिट है इसमें आप बहुत ज्यादा बाउंड हो जाते हैं। अगर आपकी बीच में जॉब चली गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो अक्सर मिग्री आपका वीजा रिवोक करके आपको डिपोर्टेशन ऑर्डर बहुत जल्दी इशू कर देती है। तो उसमें चांस रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली आपको उसी दौरान के अंदर दूसरी जॉब ढूंढनी होती है दूसरी और जॉब मिग्री को इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी जॉब चली गई है। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते तो मिग्री को एम्प्लॉयर इन्फॉर्म कर चुका होता है, और उसकी बेस पे भी मिग्री ने रिसेंटली 2 वीजाज रिजेक्ट किए हैं और मतलब उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप बीएस के दौरान अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए और आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इनके स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको डिग्री नहीं मिलती और आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे आपका कंडीशनल जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है, तो क्या वीज़ा के लिए आपको ज़रूरी है? तो भाई क्वेश्चन आपके आंसर ये है कि डिग्री आपके लिए ज़रूरी है भी है या नहीं, नहीं भी है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपको डिग्री नहीं मिल रही तो उसकी वजूहत ये है कि आपकी या तो कन्वोकेशन पे लाजमन मिलेगी, या फिर दूसरा सीन ये है कि आप अर्जेंट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं, सारी यूनिवर्सिटी अर्जेंट डिग्री नहीं अलाउ करती। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आपको डिग्री लेट मिल रही है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वीज़ा के लिए आप जो है वो यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवा सकते हैं जिसके ऊपर ये लिखा गया हो कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है और आपको फलान डेट को कन्वोकेशन पे डिग्री मिलेगी, हम अर्जेंट डिग्री अलाउ नहीं करते। तो वो लेटर और आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो फिर आपको इमिग्रेशन को देनी होगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंस परमिट टर्मिनेट होने के कितने टाइम पहले आप अप्लाई कर सकते हैं? 3 मंथ्स पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से अपने साथ में कैश कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कैन वी रिसीव मनी फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर गेटिंग अ बैंक अकाउंट। आप कैसे रिसीव करेंगे? यहाँ कोई इजी पैसा वगैरह का तो सिस्टम है नहीं, किसी और के बैंक अकाउंट में भी रिसीव करना डिफरेंट है। बेटर है कि आप वाइस खोलें।
कर लिया है। वेस्टर्न यूनियन का भी एक तरीका है, आप उससे भी रिसीव कर सकते हैं। ओके, और दूसरा ये भी है कि ये वाइस के अकाउंट से भी रिसीव कर सकते हैं। वॉइस फॉर से आप एग्जांपल receive कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। वाइस का एप्लीकेशन अकाउंट खोल लें और डेबिट कार्ड अपने पाकिस्तान डेबिट कार्ड से ये पे कर दें उनको, करेंसी में, यूरो में या डॉलर में पे कर दें, और अपने फिनिश बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। अगर उसमें भी ट्रांसफर नहीं करना तो आप वाइस का ही अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाइस वाले भी ऑप्शन देते हैं कि आप यूरो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और प्लस वो आपको डेबिट कार्ड की भी ऑप्शन देते हैं, तो आप डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा तो जी, वो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेंड मनी टू पाकिस्तान यूजिंग वाइज? यू कैन सेंड मनी टू पाकिस्तान। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है वाइज का, एक थोड़ा सा मसला है लाइक अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वाइज से नहीं होते वो, तो उसके लिए एस मनी ट्रांसफर है, उसके थ्रू हो सकते हैं वो। आई थिंक सो पाकिस्तानी कंपनी है या कहाँ की है, या यूके की है। ओवरसीज कौन सा? ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट जो होता है फॉर उसमें एग्जांपल अगर आपने वाइज अपने पाकिस्तानी अपने अकाउंट में भेजने हैं तो उसमें ट्रांसफर नहीं होंगे? नहीं होते। ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, अकाउंट की कंडीशन ये है कि जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो जो सेंडर नेम है वो आपका होना चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते ओवरसीज पाकिस्तानी मैं अकाउंट। मैं मैं जब करता हूँ ना वाइस से, तो मैं सेंडर भी मेरा नाम होता है और रेसिपिएंट भी मेरा नाम होता है, तो उसमें ऐसा ही फौरन है, मेरे ट्रांसफर भी रहते हैं। सही है। बट आपने ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट में किए हैं और कब किए हैं? मैं 3 माह पहले की बात कर रहा हूँ, तब नहीं, वो मेरा अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट से मुराद आपका रोशन डिजिटल की बात कर रहे हो? रोशन डिजिटल नहीं अकाउंट, नहीं, हाँ, उसका मुझे नहीं आइडिया। उसमें डिपॉजिट जो नहीं होता। आरडीए अकाउंट में हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आरडीए अकाउंट है, वो चलता है। लेकिन एक दूसरा अकाउंट है जिसको एनआरपी अकाउंट कहते हैं, मेरे पास वो भी है, उस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होते। वो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट, उसमें डिपॉजिट नहीं होते, बट आरडीए अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो एस मनी ट्रांसफर है वो अच्छी सर्विस है, यूके बेस्ड है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छी उसकी सर्विस है, फीस भी उसी कम है बाकियों की निस्बत, जैसे वेस्टर्न यूनियन एरिया वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासा से रिलेटेड के लिविंग कैसी है फैमिली के साथ है। तो आई अज्यूम के थ्रू आउट फिनलैंड में एक जैसी ही है, सेफ है रहना। देखिए अगर वो पैनलिस्ट में से वासा से है तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर दे। अच्छी है। मेरा छोटा भाई वासा में रहता है और इट्स सेफ, काफी ज्यादा फैमिलीज रहती हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, वो हर जगह पे सेम है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का या इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। हाँ, बड़े सिटीज में डेफिनेटली आपके पास स्कूल ज्यादा हैं, आपके पास फिर बच्चों के लिए एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा हैं, फैमिलीज के लिए एक्टिविटीज ज्यादा हैं, और छोटी सिटीज में एक्टिविटीज कम है। बट अदरवाइज हाउसिंग भी सेम है, रेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट क्वालिटी ऑफ लिविंग इज सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करने का स्टूडेंट के लिए। तो उसके पास मेरे ख्याल से आईजीओ में 1 साल का है, तो उस भाई दूसरे साल के लिए आप जो है वो आपको फंड शो करने होंगे। अब वो फंड जो है वो आप चाहे पाकिस्तानी अकाउंट में शो कर दें या फिनलैंड वाले अकाउंट में शो कर दें यूरो में। अगर फिनलैंड वाले अकाउंट में आप शो कर देंगे तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उस तरह से उसको नहीं परखा जाता जिस तरह से पाकिस्तानी अकाउंट में परखा जाता है। एक चीज। तो दूसरी चीज ये है कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई और जॉब है या आपके पास फील्ड जॉब है तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट शो भी करवा सकते हैं। उसमें ये कंडीशन मीट करनी होती है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेरे ख्याल से 570 या 580 यूरो पर मंथ होनी चाहिए, अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास। तो थोड़ा सा इसको क्लियर मैं करूंगा कि आपने नेसेसरीली आपने अपने अकाउंट में 6,720 यूरोस शो नहीं करने। एक ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप उतना अर्न कर रहे हैं तो फिर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऊपर रह गया, काइंडली शेयर योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सेटलिंग इन फिनलैंड knowing that program involves mobility, meaning 1 semester in Finland. So is it wise to purchase accommodation stuff like bed, fridge, oven, etc. and sell it later, or is there any other way? अच्छा जी, डिपेंड करता है आप किस सिटी में। हर सिटी में वैसे तो सेकंड हैंड शॉप से न्यू परचेज करने की जरूरत नहीं है। फ्रिज आपको लेने की नॉर्मल जरूरत नहीं होती, वो आपके अपार्टमेंट में फिक्स होते हैं। रिलेटेड टू बेड एंड ओवन स्टूडेंट सेल कर रहे होते हैं। मैं यहाँ लिंक शेयर कर देती हूँ, तोरी पिस्तफी पे आप देख सकते हैं, किसी सेकंड हैंड शॉप पे देख सकते हैं। आपको या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको ये चीजें बहुत सस्ती मिल जाएंगी, तो वहां से परचेज करें सेकंड हैंड में और जाते हुए सेल आउट कर दें। आगे वाले क्वेश्चन शायद आप ही रिस्पॉन्ड करना होगा। एक बच्चे एक भाई के 2 बेटे हैं, शायद ये बच्चे हैं, एक 3.5 साल का और एक 6 माह का है। तो वो स्कूलिंग के बारे में पूछ रहा है सिटी वासा में। वासा में
वासा के स्कूलिंग सिस्टम में मैंने कुछ दिन पहले जो है वो शेयर की थी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको भी सेंड कर दूंगी। वैसे आप गूगल पे अगर लिखें वासा सिटी का जो आपका वेब पेज है वो आ जाएगा, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने उनकी जो है वो किस तरह अप्लाई करना है। क्या एज है कि मुझे क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा, मैं इस वक्त वास के क्वेश्चन पे हूँ। ये क्वेश्चन है किसका है? ये क्वेश्चन मलिक मैंने का। पेस्ट किया है दोबारा से। ओके लेट मी सी। अफशीन का क्वेश्चन 3.5 अच्छा 3.5 इयर्स का एक आपका बच्चा और एक 6 इयर्स का। स्कूलिंग दोनों की स्टार्ट नहीं होगी, प्री स्कूल में होंगे ये लोग, जिसको नॉर्मली यहाँ किंडर केयर या किंडर गार्डन या फिर जो है वो पाइवाकोती भी कहते हैं। स्कूलिंग यहाँ 7 इयर्स से स्टार्ट होगी। जो बच्चा आपका 6 मंथ्स का है वो तो डेफिनेटली घर रहेगा, उसको बेनिफिट्स मिल जाएंगे आप लोगों को कीला के। और जो 3.5 का है वो आपका पाइवाकोती जाएगा, क्योंकि 3 से प्लस हो गया तो वो आपको भेजना ही पड़ेगा। चाहे अब डिपेंड करता है या आप कितने घंटे के लिए उसको पर वीक भेजना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी वासा का जो वेब पेज होगा सिटी का, उसके ऊपर से आपको स्कूलिंग अप्लाई करने के लिए, पाइवाकोती अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, मैं आपको भेज देती नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्ट और फेडोरा की। भाई ये वोल्ट नहीं है, ये वोल्ट होता है, और फेडोरा भी नहीं है, फेडोरा होता है, ठीक है। सॉरी। तो लाती में जो है पॉसिबिलिटीज जो है वो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि कितने राइडर्स हैं वहाँ पर और अपॉर्चुनिटी कब आती हैं। तो यूजुअली विंटर में जो काम ज्यादा होता है तब अपॉर्चुनिटी होती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास जगह होगी तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि आज अप्लाई करें तो कल आपको रख लेंगे। इसमें मंथ्स भी लग सकते हैं, कुछ वीक्स भी लग सकते हैं, और अगर आप बहुत लकी हो तो डेज लग सकते हैं। हाँ, इसके अंदर हमारे पैनलिस्ट के अंदर हसनात भी अभी शामिल हुए हैं, तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। दूसरा वोल्ट या फेडोरा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी इसके ऊपर अगर ओपिनियन देना चाहें तो वो दे सकते हैं हसनात। उसके अलावा एक जी और जी, क्वेश्चन है। शुक्रिया। फिलहाल ऐसा नहीं है, टैक्सेशन रिलेटेड कोई अगर इश्यू हो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन भाई ने जो पहले जवाब दिया वो मेरे ख्याल में काफ़ी काफ़ी है फिलहाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी पिछले ईयर की जो आरपी के लिए आपने मनी दिखाई है उसकी सेविंग्स जो हैं वो अगर आप फिनिश अकाउंट में डालते हैं तो क्या आपको मनी ट्रायल देना होगा? भाई अगर तो वो रियल में ही वो प्रीवियस ईयर की जो आपने मनी शो करवाई है उसकी सेविंग्स होंगी, तो आई सपोज कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी अथॉरिटी आपसे जो है वो मनी ट्रायल मांगती है, यूजुअली जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो स्पेशली नोडिया वाले वो आपसे ये पूछते हैं तो क्या आपने पर मंथ इसमें कोई कैश सबमिट करना है या नहीं करना, अगर करना है तो उसकी लिमिट क्या है। तो उनकी एक लिमिट भी होती है कि आप मंथ में इतना कैश सबमिट कर सकते हैं, और कैश जो है वो आपने एटीएम से पे करना सबमिट करना होता है। लेकिन मनी ट्रायल जो है वो यूजुअली नहीं मांगा जाता, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप कितने लकी हैं। अगर बहुत अनलकी हुए तो हो सकता है कोई अथॉरिटी आपसे मनी ट्रायल मांग ले। फॉर एग्जांपल जैसे एस बैंक है ना, तो एस बैंक का मशीन से डिपॉजिट नहीं होता एज पर माई नॉलेज। उसमें ये होता है कि आप किसी भी प्रिज्मा या एस मार्केट में जाते हैं और काउंटर पे उनको कैश देते हैं, अपना आईडी कार्ड या रेजिडेंस परमिट दिखाते हैं, और पर मंथ आप 1000 यूरो डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी और तरह नोडिया मेरे ख्याल से उसकी भी इतनी ही रिक्वायरमेंट है, मुझे नोडिया का 2019 आप की याद मशीन है। से डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ नोडिया जी मशीन से पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है ना एक कैश डिपॉजिट की। वो एक आप मिनट, मैं थोड़ा सा ऐड करना क्रेडिट चाहूँगा। कर सकते हैं। थोड़ा जी सा ऐड करना चाहूँगा ये कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान से आए हैं, जस्ट लाइक माय केस, के आप सारी कैश ऐसे ही ले जाएं जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है, और प्रॉपर रेफरेंस के साथ उसमें डिपॉजिट करवा दें कि मनी टेकन फ्रॉम पाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ये लिमिटेशन भी नहीं है, और दूसरा कल को आपके पास रिकॉर्ड है जो आप ओवर द काउंटर सबमिट करवाएंगे अमाउंट और डिपॉजिट करवाएंगे या एटीएम से, उसका कोई रेफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो कल को वो स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होगा, जस्ट एज अ कैश डिपॉजिट होगा वो। ओके कामरान नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपके लिए है कि पाकिस्तान से किस किस्म का राउटर लाना चाहिए इंटरनेट के लिए। अच्छा ये बीच ये में हम मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट छोड़ याद नहीं है। मेरा ख्याल है। लेकिन ये राउटर कुछ भी नहीं है, राउटर आप आके यहाँ से बाय सेकंड हैंड भी बाय कर सकते हैं, न्यू भी बाय कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इंटरनेट जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल 18 और 19 यूरोस में आपको पर मंथ जो है वो अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है 200 MB की और स्पीड के। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि जैसे अब तामपरे में हर हाउस लाइक स्टूडेंट हाउसिंग में
इंटरनेट अवेलेबल है। हेलसिंकी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे उसमें राउटर राउटर होना चाहिए आपके उसमें पास। राउटर तो अपना लगाना होता है ना, या राउटर भी राउटर उनका अपना है बट डेफिनेटली इंटरनेट दिया होता है। जैसे अब हम योनसू में रहते रहे हैं तो वहाँ पे हाउसिंग बाय डिफॉल्ट वो इंटरनेट नहीं दे रही थी, तो हम लोग मोबाइल हॉटस्पॉट बना के यूज कर रहे थे। तो लेकिन कुछ हाउसिंग्स में होता है कि वो बाय डिफॉल्ट केबल इंस्टॉल होती है, आपने राउटर लगाना है अपना। सही सही सही। और एक और ये क्वेश्चन है, बीच में एक क्वेश्चन हम छोड़ गए मेरा ख्याल है, वासा के लिए ट्रेन्स का इन्होंने पूछा है। ट्रेन टिकट्स आप प्री बुक कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्री बुकिंग में टिकट अक्सर आपको सस्ती मिलती है, जैसे जैसे टाइम कम रह जाता है टिकट महंगी हो जाती है। मैंने नीचे लिंक शेयर किए हैं बस के भी और ट्रेन के भी, वीआर पिस्तेफी और मार्का होल्टू पिस्तेफी, आप दोनों ऑप्शंस देख सकते हैं, जो आपको फिजिबल है आप बुक कर सकते हैं। 2023 इसमें सेशन का पूछा गया है तो वो इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे, उसमें हम डिस्क्राइब कर देंगे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में और उसका क्या तरीकाकार है। कुकर लेके आना चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि भैया आप बड़ा गोश्त खाते हैं। ले आओ कुकर लेके आना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कुछ चीजें एज बीइंग अ फीमेल और मतलब कुकिंग से रिलेटेड। एक तो जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं वो वहां से अगर कोई चीज खरीद के लाना चाहते हैं तो वो चम्मच खरीद के लाएं, खाने का जो चम्मच होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्वाइट एक्सपेंसिव है। उसके अलावा चम्मच से मेरी मुराद पकाने वाले चम्मच नहीं है, वो आपको इकिया से बहुत सस्ते मिल जाएंगे 2-3 यूरो में। और प्लेट्स, ग्लास, हर चीज आपको अगर आप लगाएं कि आप न्यू खरीद रहे हैं तो आपका ये 20 यूरो का एक्सपेंस है। जो चीज आप पाकिस्तान से ला सकते हैं वो नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक तवा है। अच्छा जी, नॉन स्टिक तवे में मैं स्पेशली आपको गाइड करूंगी। पाकिस्तान में जो तवा मिलता है नॉन स्टिक वो 2 तरह का है। एक तो है वो जिसमें कर्व है, वो तवा आपने नहीं लेना। एक नॉन स्टिक तवा मिलता है फ्लैट बेस के साथ, जिसके साइड पे छोटी छोटी सी किनारी होती है। मैं उसकी कोई पिक शेयर कर दूंगी ग्रुप के ऊपर, तो वो आप देखें, वो तवा आपने खरीदना है। अगेन नॉन स्टिक पैन पाकिस्तान में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, सोनिक्स का भी लेंगे तो आपको एवरेज 2000 तक का पैन मिल जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ वो पैन 16 से स्टार्टिंग है, वो बहुत महंगे हैं, तो आप ये चीज वहां से खरीदें। कुकर स्पेशली आप पाकिस्तान से खरीद के लाएं, यहाँ कुकर नहीं मिलता भाई, और बहुत मुश्किल हो जाएगी बाद में अगर आप गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं या गोश्त खाते हैं, जो भी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने हैंड रेस किया था इस पे कि जो प्रेशर कुकर है बेसिकली पाकिस्तान में जो मिलते हैं और यहाँ पे इकिया से मिलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी में काफी फर्क है। उसका एक्सप्लेन कर देना, ये है। अच्छी बहुत रहती है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट करें और 70 यूरो का इकिया से प्रेशर कुकर ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से, ड्राई फ्रूट, कॉस्मेटिक, क्लोथिंग और मेडिसिन के बारे में। क्लोथिंग हमने ऑलरेडी बता दिया है, मेडिसिन जो हैं वो आप लेके आए, स्पेशली पैनाडोल वगैरह और इस तरह से एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लेके आए। और ड्राई फ्रूट में बेहतर है कि ड्राई फ्रूट पाकिस्तान तो फिनलैंड से आगे बाय कर रहे हैं, क्योंकि फिनलैंड में ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। एक्सपेंसिव मिलेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी। नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, आप रेट कंपेयर करें, दोनों के रेट सेम पड़ते हैं। अगर आप यूरो कन्वर्ट करके भी देखें ना, काइंड और ऑफ आपको लिडल पे जो है वो इस वक्त सबसे बेस्ट मेरा ख्याल है ड्राई फ्रूट जो है वो लिडल का है इस वक्त। कॉस्मेटिक्स का आप ही बता दें। कॉस्मेटिक्स में ये भाई पाकिस्तान से बिल्कुल ना लाएं, यहाँ पे आपको एक से एक कॉस्मेटिक एक नंबर मिलेगी, और जो भी चीज आपने खरीदनी है वो आपको बहुत अच्छी ऑफर में, मतलब 2 से 3 यूरो में मिल जाती है। मैं अगेन दूसरी चीजों के बारे में भी यही रिकमेंड करूंगी, क्लोथिंग है या दूसरी जैकेट्स आपने लेनी है तो आपको ऑफर में बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसी तरह जो लोग फैमिलीज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि जो आपने बच्चों की जैकेट्स या हिलारीज लेनी है वो आप यहीं से आके खरीदें। आपको ऑफर में ऑन एवरेज 10 से 12 यूरो में, 15 यूरो में ये चीजें मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा हरी करेंगे भाई नहीं आज ही चीज खरीदनी है, तो ऐसा मत करें यहाँ आके, वो आप फिर वेस्ट ऑफ मनी पे एक चीज आप जो एक दिन 50 की खरीदेंगे वो हफ्ते बाद आपको 10-15 में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है जी कोई बासी भाई, पीछे आप जो हैं वो एयरपोर्ट से मैं बाय ऐड कर सकते करता हैं। हूँ आबिद, इसके अंदर एक चीज के जो ऐनक है ना, ग्लासेस, ये यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर कोई स्टूडेंट जिसको ऐनक लगी हुई है तो वो अपने साथ एक आध को बनवा के लाए एक्स्ट्रा, अच्छी वाली जो प्यारी लगे हैं, वहाँ प्यारी लगे जिससे अच्छा नजर आता हो। कैन वी परचेज सिम एट एयरपोर्ट? यस, परचेज कर सकते हैं आप, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने सिम वो लेनी है जिसपे मंथली डाटा पैकेज लगता है, क्योंकि कुछ सिम्स होती हैं जिनके सिर्फ मोबाइल नंबर होते हैं, उस पे पैकेज नहीं लगता। तो ये मेक श्योर करना है आपने परचेज करते हुए। ओके नेक्स्ट, फिनिश बेसिक पाकिस्तान में रहते हुए कैसे सीख सकते हैं भाई? आप डुओलिंगो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लें मोबाइल के ऊपर, उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके अलावा आप यूट्यूब वगैरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नवीद भाई का क्वेश्चन है कि 3 इयर्स का आरपी है तो क्या माइग्री हर साल इनकम चेक करेगी? तो बिल्कुल, उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन की हुई है
कि हर साल आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सिक्योर मींस ऑफ फंड्स हैं या नहीं है। लाजमी नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट से पूछें, बट इट्स क्वाइट प्रोबेबल कि आपसे ये चीज़ रिक्वायर की जाए। और सेकंड, इसमें मैं वर्किंग आवर्स के लिहाज से बताऊंगा कि जब तक वर्किंग आवर्स 25 आवर्स पर वीक थे, तब तक स्टूडेंट्स को हॉलीडेज में और समर्स में फुल टाइम जॉब अलाउ थी, मीनिंग कि वो 25 से लेकर 100 आवर्स पर वीक तक वो जॉब कर सकते थे, जितना वो कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लिसिटली कह दी है कि अब 30 आवर्स का मुराद 30 आवर्स पर वीक ही है। आप समर्स में फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके एवरेज आवर पर वीक 30 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन है नोडिया में, अगर आप बैंक में कैश पे करते हैं तो एक्सचेंज स्लिप काफी होगी डिपॉजिट प्रूफ के लिए? आई बिलीव कि काफी होगी, लेकिन बेहतर है कि आप दूसरे भी जो प्रेफरेबली आपके पास जो प्रूफ है वो भी कैरी करें। फॉर एग्जांपल अगर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है, जो आपने मेगरी को सबमिट किए हुए हैं वो तो आपके पास ही रहेंगे, तो अगर आपसे बैंक मांगे तो आप वो चीज़ें भी उनको दिखा सकते हैं। एज लॉन्ग एज कि आपकी जो वो कैश है जो आप लेके आ रहे हैं वो आपका उसी सोर्स से हो जो सोर्स आप ऑलरेडी मेगरी को दिखा चुके हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स गर्ल्स कैन डू। अब टेक्निकली तो देखा जाए तो जॉब्स के ऊपर कोई कैटेगरीज तो नहीं बनी कि ये लड़कों की जॉब्स हैं ये लड़कियों की जॉब्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन के आपकी कितनी हिम्मत। अब बेसिकली न्यूज़पेपर डिलीवरी या क्लीनिंग की जॉब्स वो फिजिकली टफ हैं, तो लड़कियों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, या अगर कोई कर सकता है तो मोस्ट वेलकम। बट फूड डिलीवरी की जॉब उसमें आपने ड्राइविंग करनी है, सो इफ यू कैन ड्राइव यू कैन डू दैट। अदरवाइज आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हेल्सिंकी रीजन में हैं तो आपको मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग में जॉब रेस्टोरेंट की मिल जाती है, या इसके अलावा किसी और पिज़्ज़ेरिया वगैरह पे मिल जाती है। बट जॉब्स मोस्टली सेम हैं लड़कों और लड़कियों के लिए। सो एक पॉइंट इट और ऑल मैं ऐड डिपेंड्स करूँ, ऑन योरसेल्फ कि आप कौन सी जॉब आपको टफ लगती है। एक पॉइंट और ऐड करूंगा ड्राइविंग से। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से साथ लेके आना, क्योंकि वो आपका यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। लाजमी। अगर आप वहाँ से लेके नहीं आते और यहाँ से बनवाते हैं तो आपका एटलीस्ट 1500 से 2000 यूरो तो लग जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है पहले से। तो अगर आप बिल्कुल न्यू ड्राइवर हैं तो हो सकता है आपका 2000 भी क्रॉस कर जाए। और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ये नहीं है कि और आप टाइम यहाँ भी पे लगेगा। वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए और फिर पाकिस्तान से जाके ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। ड्राइविंग लाइसेंस की जो इशू डेट है वो आपकी फिनलैंड से एंट्री से पहले पहले की होनी चाहिए, ठीक है? फिर एक्सचेंज होगा, वरना वो एक्सचेंज नहीं होगा। बेसिकली इसमें एक पॉइंट है, उसकी एंट्री से पहले से मुराद ये है कि डीवीवी में रजिस्ट्रेशन से पहले होना चाहिए। एग्जैक्टली यूजुअली जब आप डीवीवी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने एंट्री डेट ही लिखते हैं कि मैं फलान डेट को कंट्री में आया था। लेकिन उसमें भी एक कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो आके अपने आप को परमानेंट रेजिडेंट नहीं करवाते, वो कहते हैं कि हम टेम्परेरी आए हैं, ठीक अब है। वही टेम्परेरी में उसमें आपका फिर ये है कि आपका लाइसेंस पीआर का टाइम काउंट नहीं हो रहा होता। टेम्परेरी में लाइसेंस एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप परमानेंट रजिस्टर हो चुके हैं तो फिर लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता। और आई ज्यूम के टेम्परेरी रजिस्टर कोई भी नहीं करवाता। अगर कोई करवाता है तो वो गलती से करवाता है कि उसको अंदाजा नहीं होता, तो वो टेम्परेरी लिखवा लेता है। क्योंकि 1 साल से जब आप ज्यादा रहना चाहते हैं तो आपको वो प्रेफर करते हैं डीवीवी वाले भी कि आप परमानेंट रजिस्टर हो। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो गलती से टेम्परेरी रजिस्टर करवा चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई आपका एड्रेस परमानेंट है ही नहीं। अच्छा, मैं उन महान लोगों में से हूँ जो 2016 में जब आए थे तो ना हमने टेम्पररी रजिस्टर करवाया ना हमने परमानेंट रजिस्टर करवाया। हम 1.5 साल रहते रहे और उसके बाद जब मुझे ख्याल आया कि मैं अपना लाइसेंस एक्सचेंज करवा लूं, टाइम थोड़ा रह गया, तो जब मैं ट्रैफिक के ऑफिस गई तो उन्होंने कहा भैया आपका तो एड्रेस ही नहीं। मैं कहा अच्छा ये क्या चीज होती है भाई, एड्रेस ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई आप पाकिस्तान में रह रही हैं। तब पता चला कि भाई टेम्पररी भी करवाना है और ये फुल टाइम जॉब या पीएचडी वालों के साथ इस तरह के मसले हो जाते हैं। कोई बात नहीं। अभी और क्वेश्चन आया कि लाइसेंस, जी सॉरी मैं लाइसेंस जी मैं ऐड कर दूं। जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ना कि उसमें अगर तो आप वेदर से, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है वेदर सख्त है, ठंड काफ़ी होती है, 7-8 महीने ठंड ही रहती है, बर्फबारी वगैरह। तो अगर आप कॉन्शियस है थोड़ा सा उससे वेदर से, तो फिर इंडोर जॉब की आप कोशिश करें, जैसे क्लीनिंग हो गई या रेस्टोरेंट वगैरह की, जैसे जुबैर ने बात की है। लेकिन अगर आपको कोई इससे इशू नहीं है वेदर से, तो फिर आप ड्राइविंग या वो कर सकते हैं जो आउटडोर जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी बारे में है कि अगर आपने 5000 यूरो सबमिट करना है बैंक में तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? भाई एक वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जिस बेस पे आपको वीजा मिल रहा है, उसी ओरिजिन को, जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपने उस मनी को प्रूव किया है, मनी का ओरिजिन प्रूव किया है, वही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए।
और साथ में आपको यूरो की एक्सचेंज स्लिप चाहिए कि आपने इतने PKR पे करके इतने यूरोज लिए हैं। उसके बाद सीवी का क्वेश्चन है कि क्या सीवी होनी चाहिए जॉब अप्लाई करते हुए? यहाँ पे मोस्टली जॉब्स को आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और वो PDF आपने भेजनी होती है। क्या नाम है कामरान, बेहतर है कि हम ऑर्डर में चले हैं, कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं पीछे ना। हाउसिंग कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सब उसमें नहीं जी, सब हाउसिंग कंपनीज में इलेक्ट्रिसिटी रेंट इंक्लूड नहीं होता, और ये भी डिपेंड करता है कि एक ही हाउसिंग कंपनी के डिफरेंट अपार्टमेंट्स में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इंक्लूड ना हो। इंटरनेट नॉर्मली हो ही जाता है इंक्लूडेड, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और गैस यहाँ होती नहीं है जनाब। आपने इलेक्ट्रिक चूल्हे, गैस का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेनली वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है। वाटर मेन बहुत ह्यूज एक्सपेंसिव करेंगे वो सिद्रा, इसमें गैस इंक्लूड होती है। गैस किस सेंस में इंक्लूड होती है? जो वाटर रेडिएटर्स में रन होता है वो गैस पे गर्म होता है। हाँ, लेकिन वो बेसिकली गैस का, मेरा ख्याल है कि इनका गैस से मुराद जो है वो चूल्हों वाली गैस है। नहीं, वो नहीं होती। यूजुअली गैस जो हीटिंग के लिए यूज होती है वो इंक्लूड होती है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंक्लूड समटाइम नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको कॉन्ट्रैक्ट खुद करना पड़ता है, और वाटर के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना होता है पर फैमिली के हिसाब से या पर पर्सन के हिसाब से। तो वो मेरे ख्याल से वाटर के लिए 30 होता है पर पर्सन या 25 अगर इंक्लूड नहीं है तो कोशिश करें वाटर इंक्लूडेड हो, क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बन जाता है अगर आप फैमिली के साथ हैं। और इलेक्ट्रिसिटी वो एक एवरेज ही कॉस्ट है, इंक्लूडेड है या नहीं उसका इतना कोई मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं। इसमें 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेनली फिनलैंड के अंदर। एक फिक्स टर्म होता है, दूसरा स्पॉट प्राइस होती है, और तीसरा जो है वो मेरे जहन से नाम निकल गया। बहरहाल 3 टाइप के होते हैं। जो उसमें चीपर आपको पड़ता है वो या तो फिक्स टर्म, ताकि उसमें आपको कोई सरप्राइज ना मिले, पहले से तयशुदा होती है जो कॉस्ट होती है जिस भी कंपनी के साथ आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं यूनिट अपना। और उसके बाद जो स्पॉट प्राइस है जिसको फिनिश में पर सीसा को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हिस्टोरिकली वो सस्ता पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स अप टू यू। मैं भी इसमें ये चीज़ है कि ये प्रेफर ये करें कि इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेंट में इंक्लूड हो तो ही बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हम देसी बंदे हैं, जितनी कुकिंग करनी होती है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया होता है ना वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे ही यूएनसू में थे तो वहाँ पे हमने 3000 यूनिट वाला लिया था पर ईयर, तो वो हमारे यूनिट जो थे वो 7000 पहुंच गए थे। वो इतनी कुकिंग होती थी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो रेंट की कोशिश करें रेंट के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर नहीं इन केस मिल रही तो फिर जो मैम भाई ने बताया आप वो कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कंज्यूम होती है हमारे देशियों से। हाँ, और इसमें एक चीज़ मुझे और याद आई इसमें अब जैसे हेलसिंकी के अंदर हेलन एक कंपनी है, वो मतलब सेलर भी है और आई मीन सप्लायर भी है, प्रोड्यूसर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही बिल आता है अगर आपने कोई ऐसा अपार्टमेंट लिया हो जिसमें बिल आपको खुद पे। वो दोनों को मिक्स कर लेते हैं ना, आता इनवॉइस एक ही आता है लेकिन वो दोनों के चार्जेस मिक्स करके बेचते हैं। वो इसीलिए ना क्योंकि वो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन बात सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें आपको फिर 2 बिल आते हैं। तो वो फिर उसमें बाज़ औक़ात अगर आप ऑर्गेनाइजेशन भी इतने अच्छे नहीं है तो फिर बिल मिस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो मतलब देख सकते हैं बंदे। उसके बाद है क्वेश्चन वोल्ट फेडोरा के लिए सीवी का ऑलरेडी बता दिया कमरा। हाँ जी, बता दिया। सीवी का हो गया। सीवी तो चाहिए होगी, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए होती है मोस्टली। वोल्ट और फेडोरा के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एक तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, एक रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, टैक्स कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बाइक या कार होनी चाहिए या स्कूटर होना चाहिए। तो बाइक से मुराद ये है कि पाकिस्तान में बाइक से लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, बाइक साइकिल होती है, यहाँ साइकिल होती है। और ये एक और चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो आप लोग फॉर एग्जांपल 1500 या 2000 यूरो अपने साथ आप इनिशियल कैरी करेंगे, आप कोशिश करें 1500 आप अपनी कार के लिए भी कैरी करें, क्योंकि बहुत सारी जो कार्स हैं जॉब्स हैं सॉरी वो आपकी कार पे डिपेंडेंट होती हैं कि आपके पास कार है या नहीं, स्पेशली फूड डिलीवरी की जॉब और क्लीनिंग की जॉब्स, या इवन कुछ सिटीज इवन पोस्ती में भी वो मांगते हैं। पोस्ती में भी कार से पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वो उस पे आप पाकिस्तानी पे ड्राइव कर सकते हैं ना, लेकिन वो उधर से लेके आना है उसमें साथ लेके। भाई मैंने जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आके ड्राइव करेगा वो एक्सीडेंट ही करेगा। हाँ, इसलिए बेटर है कि पहले आके किसी यहाँ के बंदे के साथ आप थोड़े से प्रैक्टिस करें 1 वीक और उसके बाद चलाएं। अच्छा उमर भाई, आप ये मीटिंग का लिंक शेयर करेंगे यहाँ चैट में, क्योंकि मैंने पोस्ट लगाई थी उस पर कि भाई ज्वाइन कर लें मीटिंग, जिनके कोई क्वेश्चन हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा, जो लिंक वहां पे उस वक्त है वो वर्किंग उसमें नहीं है। अच्छा, एक मिनट
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस से आप पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं HBL अकाउंट वगैरह में? जी भाई, जी मेरी बहन आप भिजवा सकती भिजवा हैं, सकते ठीक है यार। बाकी ये फिर स्कॉलरशिप के लिए और लॉ स्कॉलरशिप के लिए हम सेपरेट रिक्वायरमेंट है, तो वो आप studyinfo.fi पे विजिट करें, वहां से आपको सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके। उसके लिए हम एक सेपरेट वेबिनार करेंगे क्लोज टू एप्लीकेशन राउंड। ओके, फ्रीलांसिंग के लिए है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग करें तो लीगलाइज कैसे करवाना है? अगर तो वो आपकी फ्रीलांसिंग की जो इनकम है वो पाकिस्तान में, सॉरी फिनलैंड वाले अकाउंट में आ रही है, तो फिर बेहतर है कि आप एक छोटी सी कंपनी, और वो नहीं, कंपनी से पहले ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 10,000 बिलो है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कंपनी खोलने की, और टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 पे टैक्स नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो 10,000 क्रॉस होता है तो फिर आपको वैट पे करना होगा, और वैट के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी, जिसको तौमी नीमी के नाम से जो है ना वो फिनिश में पुकारा जाता है। उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, वो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इधर। अच्छा, ये कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि ऑक्शन से भी आपको कार्स मिल जाती हैं। अगर आपका कोई जानने वाला मैकेनिक है, उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है और वो उसे फिक्स कर दे, तो वहां से आपको कार्स बहुत सस्ती मिल जाती हैं, अराउंड 600 500। तो वो भी एक ऑप्शन है। बाकी ये नेती ऑटो से आप देख सकते हैं, मार्केट प्लेस से आप देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉन्सर का है। जी भाई, आपके कोई भी ब्लड रिलेशन हो या ना भी हो, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर वो रोमानिया में जॉब कर रहा है तो उनको अंदाजा होगा कि उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम प्रूव करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें यूजली जो होता है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पे स्लिप्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके, यूजली ये चीजें होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई फर्दर चीज मांगी भी जाए तो आई सपोज कि आपका कजन रोमानिया में है, तो वो इजीली वहां से वो चीजें प्रोवाइड कर सकता है। कार की कास्ट के हवाले से बात की जाए तो अगर तो 500 की गाड़ी लेनी है तो 1000 वो ऊपर लगवाएगी, ठीक है। ऐसा ही है। और और कामरान इसकी साहब, आप लिंक सेंड कर दिया आपने? चलो बस सही, बस ने कर दिया है लेती हाँ, ऑटो का। तो कार से मुराद एक्सपेंसिव प्राइस का पूछ रहे थे कोई, तो उसमें ये है कि गाड़ी जो है ना तकरीबन 1500 से 3000 तक हो तो ठीक है, बट स्टिल वो, क्योंकि आपको नहीं पता हिस्ट्री में किसने यूज़ की है, कैसे यूज़ की है, तो वो आपकी लक पे है। बट प्राइसेस यहाँ पे 1000 से 3000 में आपको गाड़ी मिल जाती है। ओके, और जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं भाई, डीवीवी की रजिस्ट्रेशन से पहले आप कार बाय नहीं कर सकते, क्योंकि कार आपके नाम रजिस्टर नहीं होगी, क्योंकि आपका एड्रेस ही रजिस्टर नहीं होगा। तो हम्म, बैंक अकाउंट से पहले करवा सकते हैं, लेकिन डीवीवी की रजिस्ट्रेशन से पहले आप गाड़ी अपने नाम नहीं बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ऑप्शन से रिलेटेड जो मैंने कार्स का बेसिकली बताया है, वो 500 की कार जो आपको अगर मिल जाती है तुक्का चलने पे आपका, तो वो बहुत अच्छी भी मिल जाती है, बाद में आप 3-4 हजार पे बेच भी सकते हैं। ये हम सही लोगों बात को है। मिली है मैंने ये हमें मिली मैंने है, खुद इसकी ऑप्शन पे वजह ली हुई है अपनी गाड़ी और जो कामरान 6000 ने की गाड़ी थी। कामरान सरप्राइज ने कामरान आपने कितने की ली थी वो गाड़ी ओपल? ओपल 2600 की, और उसने उसमें ऊपर लगवाए। लगाए कितने थे? बस छोड़ दो यार, अब हम अपने सेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया था, किसी ने पूछा डू आई गेट ए परमिट टाइप आफ्टर कंप्लीटिंग द वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन? यानी अगर अमाती कौर के अकाउंट से अगर उसने की है क्वालिफिकेशन तो उसको ए परमिट मिल जाएगा उसके हाँ बाद? जी मिलेगा, जी मिलेगा, और दूसरा क्योंकि एक ऑल दो स्टडीज दैट लीड टू अ डिग्री, तो उसकी बेसिस पे आप ए परमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो वोकेशनल पे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सितंबर को अगर आपका आरपी स्टार्ट हो रहा है तो आप 31 को ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं नहीं कर मेरे सकते। भाई, 31 को आपको वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर भी नहीं होने देंगे पाकिस्तान में, तो आप पहली को 12 बजे रात से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवलिंग अपनी। लेकिन अगर आप कहें 31 को आप 11 बजे भी एयरपोर्ट में एंटर एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन जो है वो 31 को आपको वो मॉर्निंग में, दोपहर में आपको एयरपोर्ट के अंदर भी एंटर नहीं होने देंगे। अगर आपकी फ्लाइट 31 को होगी तो आपको नहीं जाने देंगे हम। अच्छा अफशीन, ये आप चैट चेक करें, इसमें सारे लिंक्स जो है वो शेयर किए हैं हम लोगों ने। अफशीन का ये क्वेश्चन रह गया था, शी सेड दैट आई एम एन ऑनलाइन ESL टीचर, डू आई नीड मैं गेट इट रजिस्टर्ड फ्रॉम समवेयर? मैंने वो कर दिया था शायद उसको। थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं अफशीन के क्वेश्चन को, कि आपकी अगर आउटसाइड इनकम है तो आप साल के एंड पे टैक्स रिटर्न में उसको एज अदर इनकम के तौर पे उसको कर सकती हैं, और उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपके पाकिस्तान के अकाउंट में आ रही है, लेकिन चूंकि आप फिनिश रेजिडेंट हैं तो आपको हर तरह की इनकम रिपोर्ट करनी है।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट हलाल फूड मीट। डिपेंड करता है आप किस रीजन में है। ऑलरेडी एक पोस्ट चल रही है ग्रुप में इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि अब अगर तो आप हेलसिंकी, तुर्कू, टेम्परे किसी बड़े सिटीज में, तो आपको इजीली हलाल मीट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वी लिव्ड 5 इयर्स इन मिक्केली, वहाँ पे कोई हलाल उसकी शॉप नहीं थी, तो हमें हेलसिंकी से बाय करना पड़ता था। स्पेशल हमने फ्रीजर रखे हुए थे एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए। तो अब ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है कि भाई आप किस सिटी में है, लेकिन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है। अब तो यूजुअली छोटे सिटीज में भी हलाल शॉप खुली हुई है। खुल गई है, और अब तो यहाँ पे बुचरीज भी अवेलेबल है, लाइक मिकेली के अंदर और सेवलिना के अंदर स्पेशल बुचरीज अवेलेबल है। और वो हलाल आपको, मतलब वो अरबी उनके पास लाइसेंस है, वो प्रॉपर पहले भैया आपको बकरे की तस्वीर भेजते हैं, अच्छा जी ये बकरे की शक्ल पसंद है तो हम आपको ज़िबा करके दे देते हैं। पूरा बकरा आप करवा सकते हैं और रख लें, उसके बाद 2-4 महीने आराम से आपका मटन चल जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट चीज कुर्बानी के बारे में बताइएगा, फिर पूछेंगे आपसे कि कौन सी होगा वो। कुर्बानी के भी ये 2 ऑप्शंस हैं कि एक तो ये देसी बाजार वाले हैं, उनको आप कुर्बानी ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली हर साल जो है वो फिनलैंड में ही कुर्बानी करते हैं। दूसरा ये है कि फिनिश बुचरीज पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हेलसिंकी में हैं तो आपको सेकंड डे कुर्बानी मिल जाएगी आपकी। अगर आप कुपियो जैसे सिटी में, जैसे अब आजकल हम कुपियो हैं, तो आपको 5वें दिन कुर्बानी डिलीवर होगी। अगर आपने दूसरे दिन लेनी है तो जाके हेलसिंकी से अपना मीट पिकअप कर लें। तो ये ऑप्शन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के लिहाज से क्वेश्चन है कि कौन सा सिलेक्ट करें। तो ऑलमोस्ट सबकी प्राइसेस सेम है, इट्स अराउंड 18 to 20 यूरोस पर मंथ। और स्टूडेंट पैकेज तो एज सच नहीं होता, बट समटाइम्स आपके पास अगर ऑलरेडी एक कनेक्शन है तो दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं आपको कहते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ कनेक्शन करें, हम आपको फर्स्ट 2 months फ्री दे देंगे या 10% ऑफ या 20% ऑफ दे देंगे। बट इन द स्टार्ट इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन वो DNA, एलिसा एंड तेलिया ये हैं। अच्छा ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन days है। के लिए उन्होंने पूछा है कि ऑप्शन क्या है आपके पास हुआस के अलावा, क्योंकि आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एयरबीएनबी आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको कोई और नहीं मिलता तो ये एक ऑप्शन है या एयरबीएनबी फिर से। आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं 5 दिन के लिए ग्रुप में कि मुझे अपने पास रख लें, अगर कोई रेडी हो जाए तो। वोकेशनल वालों को जी बी टाइप मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पेशली कहा हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ए टाइप मिलेगा। वोकेशनल डिग्री मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं कंसीडर होती, तो इसलिए उनको बी टाइप मिला। भाई ये सिद्रा ने सारे लिंक जो हैं वो ग्रुप में ही, ये चैट में ही भेजे बट हुए हैं मुझे जो आपको। लग रहा है सिद्रा ने होस्ट एंड पैनलिस्ट को हाँ या पसंद कर दिया। एग्जैक्टली सिद्रा, आपको लिंक दोबारा भेजने पड़ेंगे। और एवरीवन करना था आपने शायद। अच्छा चले, मैं दोबारा भेज देती हूँ जी सारे लिंक्स मैंने जो भेजे हैं। वो सिर्फ हमें शो हो रहे हैं बस। ओके। हाँ, जुबैर ने भी कुछ लिखे हैं, वो भी होस्ट के लिए आप मैं हाँ जी Study start in September but RP from August. When should one arrive? यार आप as soon as possible. आप कभी भी पहुंच जाए। अगर आपने अगस्त में पहुंचना है और 1 महीने का खर्चा जेब में है तो आप पहुंच जाए। और वैसे बेहतर ये है कि आप 2-3 दिन पहले पहुंचे ताकि आप अपनी डीवीवी की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकें और बाकी जो है फर्नीचर वगैरह बाय कर सकें, तो आप सेटल हो सके ताकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। तो 2 से 3 दिन या 1 वीक ये सफिशिएंट है वैसे। इसमें हाँ ये माइंड में रखें कि हेलसिंकी रीजन में जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 3 to 4 weeks है। और जब तक आपका एड्रेस रजिस्टर नहीं है आप ये समझे आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो अगर आप जितनी जल्दी आ सकते हैं मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप आएं और एज सुन एज आप डीवीवी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। साथ में वो डिपेंड करता है कि आपको हाउसिंग कब से मिल रही है ना। हाँ वो चीज़ तो डेफिनेटली है। और सर्विस प्रोवाइडर का हो गया। वेबिनार की रिकॉर्डिंग जी शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब, ये मच लैंग्वेजेस प्रोफेशनल नहीं जी, आपको प्रोफेशनल जॉब भी आईटी से रिलेटेड है तो मिल जाती है इंग्लिश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बिल्कुल सही है। इज इट पॉसिबल टू कीप समवन इन योर हाउस रूम? बेसिकली स्टूडेंट हाउसिंग में ये अलाउ नहीं होता शेयर्ड रूम में अपने किसी को रखना, लेकिन अगर आपके जो फ्लैटमेट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको उनसे लाजमन बात करनी होगी ताकि वो आपसे डिस्टर्ब ना हो, आपके गेस्ट से डिस्टर्ब ना हो और आपकी शिकायत ना लगाएं। अगर आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे तो वो शिकायत लगा सकते हैं, जिसकी बाद आपको भी वार्निंग मिल सकती है और वार्निंग की बजाय हो सकता है आपको वो डायरेक्ट रूम से निकाल दें और निकाल भी दें, और इसके बाद आपके रिकॉर्ड में आ सकता है। और जब आप पीआर के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करें तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा ये भी कि जब आप दूसरी हाउसिंग कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने फ्लैटमेट्स को लाजमन जो है वो इत्मीनान में लें। ये कामरान का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस बारे में, जब नया नया आया था।
जी ये लादेन तालुत की वेबसाइट पे आप चेक करें और जो अपार्टमेंट आपने सिलेक्ट किए हैं कि उनको चेक करें कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। इतनी डिटेल और डीप इंफॉर्मेशन तो किसी को देखनी याद नहीं होती, तो आप उनकी वेबसाइट चेक करें कि वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है पीएचडी स्टूडेंट को जो रिसर्चर आरपी होते हैं क्या उनको स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं या नहीं नहीं मिलते? मिलता। ये जी नहीं मिलते, फिनलैंड नहीं में बहुत मिलते। कम है। मिलते ही कम नहीं है मेरे नहीं, बस ख्याल से। कम क्या कहना है, नहीं मिलता भाई, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आप स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी के अंदर खाने का डिस्काउंट मिलता है कि वो आपको एम्प्लॉयड के रेट पे मिलता है, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं है। या फिर आपको स्टूडेंट हाउसिंग जो है ना वो डिस्काउंट देती है कि आप एज ए स्टूडेंट हैं तो चले हम आपको घर दे देते हैं। सितंबर में क्लासेस हैं, नवंबर में ट्रांसफर एप्लीकेशन में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रांसफर एप्लीकेशन किया है? एक अप्लाइड साइंसेज से दूसरे अप्लाइड साइंसेज में या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। बट उसमें आपने माइंड में रखना है कि आप एज अ न्यू स्टूडेंट ही ट्रीट होंगे। ये नहीं है कि आपका एडमिशन हुआ है तो आपको डायरेक्ट वो एडमिशन दे देंगे और आपके सारे क्रेडिट्स ट्रांसफर होंगे। नहीं, आप एज अ न्यू एप्लीकेंट ही ट्रीट किए जाएंगे। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको ऑफिशियल क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोसेस नहीं लॉन्च करना पड़ता बाद में। तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर सिमिलर डिग्री में आप ट्रांसफर ले रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में तो आपके क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे इजीली। यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट्स में हलाल फूड बेसिकली जब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर खाना बनता है तो वो सिर्फ एक उसमें डिश नहीं होती, उसमें 2-3 डिशेस होंगी। फॉर एग्जांपल मीट होगी, वेजिटेबल्स, राइस हैं, फिश है। तो उसमें से जो चीज़ आपको सूटेबल लगेगी वो आप खा सकते हैं। स्पेशली हलाल फूड के टैग से नहीं वो करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। ये है कि वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं, फिश है, तो वो आप खा सकते हैं। एनी अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स एट तामपरी यूनिवर्सिटी? जी भाई, आपके लिए जो है वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स की। अगर आप एज अ मास्टर स्टूडेंट आ रहे हैं और पीएचडी वाले भी हैं तब भी आपके लिए जो है वो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। और आईटी के अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पूछा गया तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, आप जॉब एप्लीकेशन आप अपनी कैसी भेजते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। बट ऑफ कोर्स बहुत सारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में भी जॉब्स कर रहे हैं। ओके, देन यूईएफ में जिम भी है और स्पोर्ट एक्टिविटीज भी हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज में इंडोर गेम्स भी हैं और आउटडोर गेम्स भी हैं। कौन कौन सी गेम्स हैं वो आप उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं जाके, देखिए जिम है वहाँ पे। और मास्टर्स के लिए आइल्स बैंड का पूछा गया है तो भाई वो आप जाएं studyinfo.fi पे और वहाँ पे जाके सिलेक्ट करें, तो वहाँ जाके आप देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, विटामिन डी इनटेक रिकमेंडेड है, पाकिस्तान वालों को भी रिकमेंडेड है, क्योंकि रिसेंटली जैसे हम पाकिस्तान गए तो हमने टेस्ट करवाए, हमारे सही आए। जो पाकिस्तान रहने वाले हमारे साथ थे उन्होंने टेस्ट करवाए, उनके नहीं सही आए। विटामिन डी हर जगह इनटेक जो है वो रिकमेंडेड है इस वक्त। जॉब रिलेटेड जॉब्स के बारे में ये इस तरह की जॉब्स जो है ना वो विदाउट लैंग्वेज है ना, ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब या मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। इस पे डिपेंड करता है और आप लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप क्योंकि इसमें आपने पब्लिक को डील करना होता है इन चीज़ों में यूजुअली, तो आपने वर्कर्स को डील करना होता है आई अज्यूम, तो उस केस में आपको लैंग्वेज लाजमन चाहिए होती है। बाइक कहीं पे भी राइड की जा सकती है, चाहे वो ओलू है, हेलसिंकी है, कहीं पे भी है, क्योंकि वो बर्फ है। लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि जाके ना बाइक के टायर है वो विंटर वाले लगवा लेना जिसके नीचे की लगे होते हैं। जॉब्स में अप्लाई करना बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट कर दें। मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने लिंक्डइन को पॉलिश करें, अपनी सीवी को अप टू डेट करें, प्रोफाइल्स बनाएं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जहां से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कवर लेटर्स बनाएं और जॉब्स आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें अगर आपके पास आरपी आ चुका है तो। अच्छा जी, उसके तुर्को में हलाल मीट आपको मिल जाएगा। वो जो आपने पोस्ट देखी है वो ये 2 नंबरी नहीं है कि आपको शॉप्स पे हलाल मीट नहीं मिलेगा, उस पे हलाल टैग आप देखें आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जो पोस्ट है वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है कि वो क्लेम करते हैं मीट हलाल है। इसमें मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि अगर किसी रेस्टोरेंट में आप जाएं और उनसे पूछेंगे जी चिकन हलाल है, वो कहेंगे यस। कभी उनसे सवाल कीजिएगा जी डू यू हैव हलाल पोर्क, तो वो अक्सर उस पर भी कह देते हैं यस। तो इसलिए बाहर खाने से जितनाब करें, घर पकाएं और खाएं। या मछली यूज करें अगर बाहर से खाने इतना जरूरी है तो। अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे फी पे करते हैं तो आप स्टूडेंट कार्ड आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट
एक करना होगा। फ्रैंक ऐप में कार्ड बन जाता है वैसे, यूईएफ स्टूडेंट्स का तो उस पे बना था। घर बैठे बन बैंक में जाता बन जाता है। है। बैंक ऐप हाँ पे जी। भी बैंक है। ऐप पे अब बैंक अकाउंट के थ्रू लॉगिन करते हैं, या शायद यूनिवर्सिटी की ईमेल से करते हैं तो बन जाता है उस पे। तो पाकिस्तान बैठ के ये पॉसिबल है कार्ड लेना? नहीं नहीं, पाकिस्तान उसकी बैठ के नहीं, फिनिश अब शेड्यूल यहाँ पाकिस्तान ने वही ना, आपको फिनलैंड यूनिवर्सिटी में लाजमन होना होगा इसके लिए ना। दूसरा पॉइंट ये भी है ना, पाकिस्तान में बैठ के फिनलैंड का स्टूडेंट कार्ड आपने करना भी क्या है, जब तक आप यहाँ नहीं पहुंचे तो वो आपके यूज में आना भी नहीं है। ये तो वो भाई बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनका मैं assume कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आए तो। सिटीजनशिप 2 से 3 साल, भाई आप आ तो जाएं पहले। भाई भाई आप आप आने से पहले ही दे देते हैं, आपको आने की क्या जरूरत है? 2 से तो 3 साल में कौन सिटीजनशिप देता है? बाद आप आईटी फील्ड की जॉब अप्लाई कर लेना, पहले फिनलैंड आ जाओ। नहीं भाई, ये इनकी सारी जिंदगी ऐसी चल रही है बर्फबारी में ही, तो हार्श वेदर और स्नो फॉलिंग से इकोनॉमी एक्टिविटी में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता इनकी। ठीक है, अच्छा जी, ड्राइविंग लाइसेंस का क्वेश्चन आया है तो कोई लाजमी नहीं नहीं जी, है कि आप कोई कहीं इंटरनेशनल तो लाइसेंस चेंज लें। नहीं है, लाइसेंस या होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन है, उसको रिस्पॉन्ड कर लें। जी जी, कोई भी लाइसेंस आपके पास तो लाजमी नहीं है कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएंगे, आपकी सिटी का जो लाइसेंस है वो चलेगा, वैलिड होगा। ये सिटीजनशिप वाला आपने कर दिया रिस्पॉन्ड? जी जी, वो बेसिकली उनका क्वेश्चन के एलिजिबिलिटी के बाद भी 2-3 साल लग रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आप केस टू केस, किसी को 6 months में भी मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिलती है, तो वो एक बात की डिबेट है। Different moderator in PSC Finland have varied opinion about the driving license. Should we bring the international? भाई आपको किसने बोला है कि हमारे डिफरेंट ओपिनियन है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में? कौन से सिंपल लाइसेंस चलेगा। आपका नॉर्मल सिंपल लाइसेंस? लाइसेंस। सारे आपको ये बोलेंगे डोमेस्टिक वन आपका चलेगा। लाइसेंस इंटरनेशनल होना चाहिए आपके पास बस। अगर आपको इंटरनेशनल भी चलेगा, अगर आपको पैनलिस्ट पे या हो ये मॉडरेटर वगैरह पे आपको नहीं है बिलीव, तो आप दोनों ले आओ। वर्क परमिट कितने ड्यूरेशन का मिलता है जी? जितनी ड्यूरेशन की आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है उतने का आपको वर्क परमिट मिलता है। और मैक्सिमम 4 साल का होता है अगर आपका ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, मोस्टली डिग्री के बाद जो लोगों को मिलता है। मेडिसिन कौन कौन सी लाने का? वही है बेसिक मेडिसिन, सर दर्द की ले आओ यार, पेट में दर्द है उसकी ले आओ, गला खराब है एंटीबायोटिक्स वगैरह ले आओ। मैं और उसके बाद हाँ यही ज्यादातर चलती हैं। एलर्जी की टैबलेट्स अगर किसी को है तो। पोलन, Exactly. हाँ जी, पेनाडोल, पोलन से रिलेटेड टैबलेट्स, उसके अलावा वॉमिटिंग से रिलेटेड आपके पास कोई 1-2 टैबलेट होनी चाहिए। दांतों का मसला अक्सर यहाँ हो जाता है और एंटीबायोटिक नहीं मिलती, तो उसके लिए आप ऑगमेंटन वगैरह आप जरूर कैरी करें। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों के लिए मेडिसिन जरूर लाएं, यहाँ एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं देते हैं, स्पेशली कालपोल और इस तरह की बेसिक मेडिसिन, ब्रूफिन, और ये भी मतलब आप अगर कैरी कर लें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर आपको कुछ मिल जाती हैं, लेकिन अगेन वो ज्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू पाकिस्तान। इसमें एक ये क्वेश्चन आया है ट्रेन टिकट से रिलेटेड कि फर्स्ट टाइम जब आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो क्या आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें मैं एक ये चीज हाईलाइट कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एज अ स्टूडेंट टिकट बुक की है बस की या वीआर की और उनके पास वैलिड स्टूडेंट कार्ड नहीं है जो कि फिनलैंड में एक्सेप्टेबल है, तो उन्हें 80 यूरोस का फाइन पड़ेगा। तो अगर तो आपके पास फ्रैंक का कार्ड है फिर तो आप एज अ स्टूडेंट टिकट बुक करें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट कार्ड या फ्रैंक का कार्ड, तो फिर आप एज अ स्टूडेंट टिकट बुक ना करें। भाई इससे पहले कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं, तो आई थिंक हमें सीक्वेंस में देखना है। जी जी इनिशियल जो है हाउसिंग को आप वाइस से कर सकते हैं, लेकिन पे करते हुए आपने वो रेफरेंस नंबर लाजमी डालना है और साथ में अपने फ्लैट वगैरह का नंबर मैसेज में डाल देना। और क्योंकि आप वाइस से पे कर रहे हैं तो पेमेंट को ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप उसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो हाउसिंग कंपनी को सेंड करें, उनको बोलो कि भाई मैंने पेमेंट की है, वो फिनिश अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको ट्रैकिंग में इशू हो सकता है, मैंने आपको रिसिप्ट भेज दिया है, तो आप इस रिसिप्ट के बेस पे पेमेंट ट्रैक कर लें। अच्छा, फ्रैंक कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि फ्रैंक कार्ड विल बी इशूड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ अगस्त, इट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ ईमेल एड्रेस बट वन शुड बी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। वो स्टूडेंट रजिस्टर करने के बाद ही, जब यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर होगा फिर ही फ्रैंक कार्ड मिलेगा ना? हाँ, वो सवाल उसका ये कि किसी भी ईमेल से हो सकता है या यूनिवर्सिटी की ईमेल हो तो वो यूनिवर्सिटी की चाहिए होती है। My PhD contract is starting from August. आप अपने सुपरवाइजर को सिंपली बता सकते हैं भाई कि टिकट्स महंगी हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको आप अगस्त से नहीं सितंबर से स्टार्ट कर लें, उनको ऐसा कोई इशू नहीं होगा,
या आप Exactly. उसको जान सकते हैं, कोई आपको घर का मसला है, भाई कोई मसला है, या टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है, आप इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कुछ भी आप रीजन दे सकते हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। रशिया और फिनलैंड का कन्फ्लिक्ट्स के बारे में कंसर्न यार ऐसा कोई नहीं, रिलैक्स और इस बारे में इतना ना सोचो, क्योंकि ये इतनी चीजें हर कंट्री के साथ पंगा लिया जाए। सोशल सिक्योरिटी कोड उस दिन मिल जाता है जी। डीबीडीबी रजिस्ट्रेशन का एवरेज टाइम इस वक्त जो है वो 13 वीक्स है, और उससे पहले आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते और कोई और काम नहीं कर सकते। ओके, जॉब सर्च वीजा का ड्यूरेशन क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 2 years। 2 इयर्स है। मैक्सिमम 2 इयर्स है, लेकिन वो डिपेंड करता है, 1 ईयर का भी दे सकते हैं आपको। अगर आपने एयरपोर्ट से एस्पो जाना है तो आप वहां से मेट्रो ले सकते हैं ना? एयरपोर्ट से एस्पो के लिए जाती है मेट्रो मेलबर्न? एयरपोर्ट से आप ट्रेन लेके सेंटर आएंगे और सेंटर से आप मेट्रो लेंगे। नहीं, आप हाँ ये भी है, लेकिन अगर उसके अलावा किसी रास्ते में कोई स्टॉप है, जैसे तिकोरेला या मालमी या कोई भी इस तरह का बड़ा स्टॉप है, वहां से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद स्विस केयर में कौन कौन से बेनिफिट इंक्लूड होते हैं भाई? वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर और टर्म्स एंड पॉलिसी वाइज सर्टिफिकेट पे सब लिखा होगा, लेकिन आई अज्यूम के डेंटल उसमें कवर नहीं होता। अगर होता होगा तो कुछ यूरोस कवर करेंगे वो। जीपी अपॉइंटमेंट्स उसमें कवर है, लेकिन नॉर्मली जीपी की अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट फ्री ही होती हैं। दूसरा, अगर उसका कोई चार्जेस आए भी तो वो मेरे ख्याल है 40 यूरोस के राउंड होता है, अगर डॉक्टर ने चेक किया। अगर खाली नर्स ने चेक करके आपको घर भेज दिया तो वो अराउंड 11-12 यूरोस है, आप वो क्लेम कर सकते हैं। स्विस केयर आपको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होंगी उसको भी रिइम्बर्स कर देता है, डेंटल कवर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केला को क्यों पैसे पे करने हैं जब स्विस इंश्योरेंस है तो? केला को इसमें एक और जी इसमें एक और चीज भी आप देखें कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स होती है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड नर्स के पास पहले जा सकते हैं, और अगर मसला कोई ज्यादा सीरियस है तो फिर आपको रेफर करेंगे किसी स्पेशलिस्ट के पास या हॉस्पिटल में। और इवन आप वैसे भी अगर हॉस्पिटल भी जाएंगे डायरेक्टली तो ज्यादा चांसेस हैं कि पहले आपको नर्स देखेगी और उसको लगेगा कि हाँ वो हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर आपको डॉक्टर की तरफ रेफर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यार ये क्वेश्चन बता दो भाई को, केला क्यों पे करना है जब स्विस केयर है तो? या ये पहले केला नहीं होता था? केला इन्होंने स्टार्ट किया मेरे ख्याल से 2020 से, बट केला की फी नहीं होती थी। लेकिन अभी तो आपको याद होगा जब हमने रजिस्टर किया था तो हम एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस देते थे शायद 130 यूरोस, और अभी वो 120 वो स्टूडेंट यूनियन फी थी, वो तो अभी वो 70 हो चुकी है। वो स्टूडेंट यूनियन में ऑलरेडी वो एडिड होती थी शायद, वो यूनिवर्सिटी शायद आगे हमारे भी हाफ पे पे करती थी। आई रिमेंबर, हाँ बिल्कुल। तो वो अभी वो 70 या 60 है शायद, और रिमेनिंग वो फिर वो केला इनवॉइस भेज रहा है। आप जाएंगे तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं केला कार्ड, तो आपको केला कार्ड मिल जाएगा। तो फिर स्विस इंश्योरेंस के हेलसिंकी टू ओलू ऑलरेडी सिद्रा ने बता दिया है कि कौन सा बेस्ट रूट है। ट्रेन, वो सिद्रा लिख दिया जी या आई थिंक जो सारे खत्म हो गए इधर। तो अगर क्वेश्चन आंसर वाले में सेशन में देखें अगर कोई वहां पे हो तो। क्वेश्चन हसनात आपने हमें भेज दिया, वो उसको एवरीवन करके सिलेक्ट करें। जी ठीक है, मैं चेक करता हूँ। वो जो HSL वाला है। तो आज मैं लास्ट किया था लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो आपने एरियाज कम चूज तो नहीं किए? लाइक आपने सिर्फ पावोला या मिकनतालो चूज किया या क्या चूज किया है? अगर एरियाज उनको ज्यादा करें, एरिया ज्यादा करें, जैसे कामरान बोल रहा है, उसके बाद रेंट थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, हो सकता है आपकी रेंज में कोई आता है और वो आपको दे दें। हाँ, इसमें ये भी है कि यहाँ पे आप उस चीज़ के बारे में वरी ना करें कि अगर थोड़ा सा दूर भी मिल रहा है तो कोई पता क्या मुश्किल होगी। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट हेलसिंकी में तो अच्छा है, और बड़े शहरों में भी आई थिंक बेहतर है, तामपेरे और तुर्क वगैरह में। ओके, पाकिस्तान मिलती है वो ले लें, उसके बाद फिर आप जब आप यहाँ एक दफ़ा आ जाएं उसके बाद फिर आप चेंज कर सकते हैं उसको। पाकिस्तान से आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट से हेलसिंकी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची। और बाद में आपने तुर्कू कैसे जाना है हेलसिंकी से, तो वो आपको पहले सिटी जाना पड़ेगा या सेंटर में, और वहां से ट्रेन लेके तो आपको तुर्कू जाना होगा। अच्छा, नहीं, स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे आपको तुर्कू के लिए एयरपोर्ट से ही बस मिल जाएगी, टर्मिनल 2 से आपको बस मिल जाती है। बस जी एक मिनट यही है, आप बस लें उधर से सीधा तुर्कू। बस लें सीधा तुर्कू चले बस का भी लिंक सेंड कर देना उनको, ट्रेन का तो आपने मैंने भेजा है, मातका होल्तु पिस्तेफी मैंने लिंक भेजा है बस का, वो आप वहां से बसेस चेक कर सकते हैं। एयरपोर्ट सिलेक्ट करें,
हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट्स जब आपने वो सर्च करना है और तुर्कू में अपनी डेस्टिनेशन तुर्कू डालें और आपको बस का शो कर देगा जो एयरपोर्ट से किस किस टाइम बस अवेलेबल है। डीपीपी विजिट करने के बाद 13 वीक बाद पर्सनल आइडेंटिटी कोड मिलता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लगने को आपके 13 लग सकते हैं, लेकिन एवरेज टाइम पीरियड जो है वो 4 से 6 वीक होता है और सम टाइम पहले भी आ जाता है और सम टाइम लेट हो जाता है। अच्छा, ये मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं पिछले ही पॉइंट पे। अगर बस के टाइमिंग्स आपको सूट नहीं कर रहे और आप सिटी सेंटर से बस लेना चाहते हैं तो फिनाविया की बसेस चलती हैं एयरपोर्ट से जो आपको सिटी सेंटर ले जाएंगी, हेलसिंकी सिटी सेंटर, जहाँ पे आपको बाकी बसेस मिल जाएंगी। तो वहां से तो ट्रेन भी मिल सकती है ना सिटी सेंटर के लिए हाँ एयरपोर्ट जी, से? ट्रेन भी मिल सकती है, बस भी मिल जाती है आपको। टर्मिनल 2 के सामने से बसेस गुजर रही होती हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये पैनलिस्ट से है कि क्या प्रीवियस ऐसी रूटीन रही है क्या जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पिक करें एयरपोर्ट से और अपने ग्रुप के प्लेटफॉर्म से और उनको ड्रॉप कर दें? ऐसी जगहों पे कोई वॉलंटियर अगर करना चाहे तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कोई? प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन अगर कोई खुशी से करना काफी चाहे तो। जी मैं तकरीबन चूंकि स्टार्ट से मैं हेलसिंकी में ही रहा हूँ तो मैं 4-5 साल ये काम करता रहा हूँ कि एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप। और फिर जिन लोगों की फ्लाइट्स यूजुअली शाम में 6-7 बजे आती थी और ट्रेन्स अगर उन्होंने ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग बुक की होती थी मेरे पास रहते थे, लेकिन अब चूंकि मेरे पास कार नहीं है तो फिर मैं डायरेक्टली पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकता। हाँ ये है कि वैसे अगर आप दिन के टाइम आते हैं, ऑफिस आवर्स के बाद आपकी फ्लाइट है 6 बजे 7 बजे की, तो आप मैसेज कर लें, हम आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह अगर कोई तामपरे आ रहा है तो मैंने 2 साल से इस काम को संभाला हुआ है, काफी स्टूडेंट्स को उठाया है रेलवे स्टेशन से और हाउसिंग तक छोड़ा है। तो हाँ जी, हम लोग भी कूपियों में ये जो है, और जब मिकेली थे तो हम वहाँ पे ये सर्विस दे देते थे स्टूडेंट्स को, तो उन्हें थोड़ा इजी हो जाता था। जी, मेरे ख्याल में एक पोस्ट इस तरह की कर दी जाए मॉडरेटर की तरफ से कि अगर आपको इश्यू है कोई तो आप पोस्ट कर देंगे अपनी अराइवल का टाइम, और अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो फिर आपको पिक कर लेगा। ओके, थैंक यू आबिद। एयरपोर्ट से सेन अयोकी की ट्रेन मिल जाएगी? आप वीआर से चेक करें, आई थिंक सो मिल जाएगी वीआर से। ये भी अपडेट इसमें हम एक पोस्ट बना के आपकी तरफ लिख देंगे। HSL की एप्लीकेशन है और VR से भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट से बेसिकली जो ट्रेन चलती है वो आपको सिटी सेंटर लेके जाती है और उस दौरान होता है कि लोग जब टिकट बुक करते हैं फ्रॉम एयरपोर्ट टू ताम्पेरे या एयरपोर्ट टू तुर्कू या एयरपोर्ट टू सेनायोकी, उनको कनेक्शन शो करता है तिक्कुरेला का, क्योंकि जो भी ट्रेन है वो हेलसिंकी के बाद एक स्टेशन है पासिला एंड देन तिक्कुरेला, वहां से होकर गुजरेगी हर सूरत। तो आप एयरपोर्ट से ट्रेन लेंगे और 2 स्टॉप्स के बाद तिक्कुरेला के स्टॉप पे उतरेंगे और वहां पे आप अपनी ट्रेन चेंज करेंगे। लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें ट्रांसफर टाइम अक्सर 4 to 6 मिनट्स होता है या मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो न्यू कमर को ये नहीं पता चलता कि मैंने अब प्लेटफॉर्म कैसे चेंज करना है या मैंने स्क्रीन कैसे रीड करनी है अपनी ट्रेन के लिए। तो आप कोशिश करें 2 सेपरेट टिकट्स ले लें, एक आप एयरपोर्ट टू हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन ले लें और देन वहां से आप अपनी टिकट बुक करें आपने जिस भी सिटी में जाना है। तो उसमें आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। जब आप सेंट्रल स्टेशन पे आएंगे आप जो है वो इजीली आप वहां पे डायरेक्शंस भी ले सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं और आपको ये हासिल नहीं होगी कि मैंने अब 4 से 6 मिनट में अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मैंने कहा जी मैंने सस्ती से सस्ती टिकट बुक करनी है, तो मैंने योनसू के लिए एक शायद 18 यूरो की बुक कर ली। तो उसमें मसला ये था कि 2 कनेक्शन थे। वो जब हमने शिफ्ट किया है वो हमें पता था कि भाई 30-30 kg के बैग हैं, 2 लोग थे हम और बड़ा मुश्किल हुआ था। तो बेहतर यह है कि कोशिश करें आपकी डायरेक्ट ट्रेन हो एक सिटी से दूसरे सिटी तक, तो उसमें कनेक्शन जितने कम हो उतना अच्छा है। वो आपको एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन कभी भी नहीं मिलेगी। आप एयरपोर्ट से हेलसिंकी सेंट्रल आए पहले और नेक्स्ट टिकट आप हेलसिंकी सेंट्रल से आप बुक करें। यस, और आगे क्वेश्चन आया कि ऑथराइज समवन, यस यू कैन ऑथराइज। कौन सी हाउसिंग है आप पता नहीं, अगर तो तवास की बात कर रहे हैं तांपरे में तो यहाँ पे तो नॉर्मली की पिक कर लेते हैं बाकी लोग, तो आई थिंक सो हवास का भी ये प्रोसीजर होगा कोई ऐसा। सब हाउसिंग में आप किसी ना किसी को ऑथराइज कर सकते हैं और आपके ट्यूटर भी आपके साथ जो है वो कनेक्शन में होते हैं। आप अपने ट्यूटर को भी मैसेज करके बता सकते हैं कि ये मेरा अराइवल टाइम है। और यूजुअली जो आपके वहाँ पे ट्यूटर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है
क्योंकि उनको इसके बदले में क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वो उनको ये चीज़ होती है कि वो आपके बिहाफ पे आपकी की पिक करेंगे, आपको स्टेशन से रिसीव करके आपको हाउसिंग तक छोड़ेंगे। अगर टाइमिंग ऑड है, फॉर एग्जांपल आप रात को 11 बजे या 12 बजे कहीं पहुंच रहे हैं, इन दैट केस आप ऑलरेडी अपने किसी दोस्त को या उस सिटी में अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं तो आप उनको कह दें कि ये अथॉरिटी लेटर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ पे वहाँ से आप की पिक कर लें। ट्यूटर का कैसे पता चलेगा? ट्यूटर का बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करती है, जहाँ तक मुझे ख्याल है, या ट्यूटर खुद कंटेक्ट डेफिनेटली करता है। यूनिवर्सिटी आपको आजकल तो अब जो मुझे पता है जितनी भी एडमिशन लेटर्स आ रहे हैं उनके साथ वो डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स वो भेज रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में न्यू कमर्स का ये फेसबुक ग्रुप है। तो जब आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें यूजली एडमिन या जो मॉडरेटर होते हैं वो आपके ट्यूटर होते हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और हाउ टू पे दीज टिकट्स व्हेन बुकिंग ऑनलाइन? डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी आपकी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होनी चाहिए, बस हो जाएगी। Can we pick Hua's apartment key in the end of the month if we are coming late? Yes, you can do, but you have to contact Hua's beforehand. हाँ जी, और बिफोर 3 PM आप पिक कर सकते हैं। फ्रॉम 10 to 3 इसके दौरान आप जो है वो अपनी की पिक कर सकते हैं हुआस से 10 AM to 3 PM। तो एक और क्वेश्चन आया कि हमें बैंक स्टेटमेंट की दोबारा कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ जी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन हमने सेशन के बहुत स्टार्ट में आई थिंक सो आंसर किया था कि आपको डिपॉजिट करवाते हुए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाजमी है, बट स्टिल अगर बैंक डिमांड करे तो आपको बताना पड़ेगा जी हाँ जी आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं तो ये कहाँ से आई है। इसके अलावा अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा टिप दे दूँ। आप भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जो अब न्यू कमर आ रहे हैं अगस्त से सितंबर में, क्योंकि आगे ठंड स्टार्ट हो रही है तो अक्सर क्वेश्चन भी किया जाता है, या अमूमन ग्रुप के अंदर के हम जैकेट्स वगैरह अगर पैक करें तो बैग का वजन बढ़ जाता है। तो उसमें कई दफ़ा मॉडरेटर्स ने भी कहा है कि आप सिर्फ एक आध जैकेट लें अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे जो फिनिश जैकेट्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल है वेदर के लिहाज से। तो आप मतलब इतना हैवी ना करें अपने लगेज को। अगर आपकी लिमिट ही 25 किलोग्राम है या 40 किलोग्राम है, तो अगर आप 3-4 जैकेट्स में भारी भारी रखेंगे तो वो वैसी जगह ही नहीं उसमें रहती। इसके अलावा कोई और आप टिप देना चाहें सर्दी के हवाले से तो मॉडरेटर्स काइंडली दें। यहाँ जब आप एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे, जब आप इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे तो वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाते। तो घबराना नहीं है कि उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाई, क्योंकि जब आप रेजिडेंस परमिट कार्ड कैरी करते हैं तो फिर आपके पासपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट की स्टैंप नहीं लगती, जो कि एक मसला भी है। हाँ जी, आप रिक्वेस्ट करके लगवा सकते हैं। मैं 6 सालों से जब से भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट करके उनसे कहता हूँ, वो लगा देते हैं, बट यूजुअली वो लगाते नहीं है। तो बेसिकली अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ओवरऑल समरी बयान कर दी जाए कि लाइक जब एक नया बंदा आता है तो उसको सबसे पहले हेलसिंकी पहुंचना है और आगे क्या क्या करना है उसने। तो एक शॉर्ट सी समरी बता दी जाए, अगर कोई और बताना चाहे तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, अगर आप बताना चाहते हैं आप बता दें। आप बता। सबसे पहले तो जी आपने टिकट्स बुक करनी है तो आपने कोशिश करेंगे स्टूडेंट डिस्काउंट का ऑप्शन ले लें। उसके बाद हेलसिंकी आने से पहले आप अपनी ट्रेन या जो भी चीज़ को बुक करनी है आप बुक कर लें। हाउसिंग कंपनी को आप इन्फॉर्म कर दें कि कोई पिक कर सकता है तो वो पिक कर ले आपके बिहाफ पे। और अगर हम एक पोस्ट क्रिएट कर देंगे उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी उसी सिटी का जो पाकिस्तानी सिटीजन वहाँ रह रहे होंगे ऑलरेडी रेजिडेंट्स जो हैं वो आपको पिक एंड ड्रॉप अगर दे सकते हैं तो वो आपको दे देंगे, वहाँ से करके आपको ड्रॉप कर देंगे। देन आने के बाद जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है डीवीवी रजिस्ट्रेशन। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही बुक कर सकते हैं। उसके लिए डीवीवी रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन पेशेंस दिखाइएगा प्लीज। पोस्ट ना लगाएं ग्रुप पे कि जी अब डीवीवी अप्लाई किया 12 हफ्ते गुजर गए डिसीजन नहीं आया, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर लें, रजिस्टर करवाएं अपना एड्रेस। जब एड्रेस रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, फिनिश आईडी बनवाएं। फिनिश आईडी बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट पिक्चर की जरूरत होती है। उसके लिए मैं अगेन लिंक्स जो है वो अपडेट कर दूंगी उसमें, वो कि आपने उसका कोड कैसे जनरेट करना है। फिनिश आईडी बनवाएं, बैंक अकाउंट खुलवाएं, देन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाएं। ये मेन स्टेप्स हैं। जो चीज़ें लाने के हवाले से ओवरऑल समरी है वो ये है कि क्लोथिंग बहुत ज़्यादा हैवी कैरी ना करें। विंटर क्लोथिंग जैकेट अगर आपने कैरी करनी है तो मैं उसके लिए आपको एक टिप दूंगी कि वो आप हाथ में कैरी कर लें।
तो क्योंकि वो एक ऐसा आइटम है जिसका वेट भी होता है और स्पेस भी वो काफ़ी लेते हैं। उसके अलावा यूटेंसिल्स की हमने बात की थी कि उसमें आप पाकिस्तान से प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक पैन या कुछ स्पून्स ला सकते हैं। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे इकिया से मिल जाएगा या फिर यूस्क से आपको अच्छे आइटम मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ जी बेडशीट ज़रूर कैरी करें, और क्योंकि यहाँ बेडशीट्स अच्छी नहीं मिलती और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और पर्दे भी ले आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी रोशनी मिलेगी इनको। पर्दों का ये है कि आपको यूस्क से बहुत अच्छे पर्दे मिल जाते हैं, 5-7 से 10 यूरो में मिल जाते हैं। इवन अगर आप ब्लैकआउट कर्टन्स लेना चाहते हैं तो आजकल ऑफर में लगे हुए थे, जैसे 6-6 यूरो में ब्लैकआउट कर्टन्स बिके। डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्ली चीज को देखें। मतलब ये जो न्यूज़ लेटर आते हैं हर हफ्ते, इनको देखें तो आपको बड़ी अच्छी ऑफर्स मिल जाती हैं हर चीज पे ना। तो रुस्ता से आपको बहुत अच्छी चीजें इसी तरह ऑफर्स मिल जाती हैं, कर्टन्स वगैरह आपको वहां से मिल जाएंगे। लेकिन बेडशीट्स ओवरऑल यहाँ काफी एक्सपेंसिव है, वो आप लोग लें। बाकी कंफर्टर्स वगैरह आप आएंगे तो आपको यहाँ पे अगेन यूस्क पे बहुत अच्छे कंफर्टर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी ऑफर्स में मिल जाते हैं। और इसके अगर अलावा कोई ये अफोर्ड मैंने लिंक शेयर किया है, एग्जैक्ट लिंक दैट यू विल यूज टू बुक अपॉइंटमेंट एट डीवीवी। और अगर कोई नहीं परचेज कर सकता इतनी थोड़ी सी महंगी, तो यहाँ सेकंड हैंड मतलब जैसे केयर है तो उसका एक्सक्लूसिव शॉप, वहाँ से भी मिल जाती हैं आपको इस तरह की चीज़ें। बाकी यूटेंसिल्स आपको प्लेट्स, ग्लास, ये अराउंड बहुत सस्ती है आपको। ओवरऑल ये मुझे लगता है कि न्यू कमर्स के लिए 20 यूरोस का भी एक्सपेंस नहीं है कि आप ये सब कुछ इकिया से फर्स्ट हैंड में परचेज कर सकते हैं। सेकंड हैंड में भी आपके इतने ही पैसे लगेंगे, तो ये आप वहां से ले सकते हैं ऑप्शंस। अच्छा, जो फैमिलीज अगर ट्रेवल कर रही हैं तो वो पाकिस्तान से अपने साथ लोहे की कढ़ाई ला सकती हैं। भाई यहाँ पे फ्राइंग का एक बहुत बड़ा मसला है, वो वोक आपको यहाँ से मिल जाएगा लेकिन ऑप्शनल है अगर आप कैरी करना चाहें। तवे का मैंने बता दिया कि फ्लैट सरफेस वाला लें जी, वो एक जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल है ये ओवरऑल समरी थी हमारी। जी ऐसा ही है। बाकी अब नेक्स्ट एक चीज मेरे ख्याल में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि पोस्ट करना ज़रूरी है। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो घर की इंश्योरेंस है, वो अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, किसी किस्म का कोई वाटर रिलेटेड डैमेज हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो स्पेशली आउटसाइड ऑफ स्टूडेंट अपार्टमेंट्स आपको काफ़ी इशू हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप स्टूडेंट अपार्टमेंट्स में भी अपनी इंश्योरेंस अलहदा ले लें। कोई 2-4 यूरो पर मंथ बनेगा उसका शायद। हाँ जी। डीवीवी रजिस्ट्रेशन से पहले आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। Do we need to show the bank statement? हाँ जी, सेकंड ईयर के लिए आपको वही सारी चीजें शो करनी है जो आपने फर्स्ट ईयर के लिए शो की है। अगर वो वीज़ा आई थिंक सो लाइक डिग्री ड्यूरेशन का नहीं है, बट स्टिल वो चेक तो कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया कि एवरेज टेम्परेचर के आजकल 10 to 20 चल रहा है। डिपेंड करता है किस सिटी में है, लेकिन 10 to 20 चल रहा है आजकल। और ये एक्सट्रीम -30 तक जाता है, -35 तक कुछ एरियाज में, कुछ में -20 तक कांस्टेंट रहता है। अच्छा, एक अवैस भट्ट ने लिखा था, यार मैं तुम्हारा स्टे करवा दूंगा, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी आगे और कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये क्या जहाँ से आप जिस भी बैंक में अपना वो खोलें बैंक अकाउंट, आप उससे ले सकते हैं। ओपी की इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, उनकी सर्विस बहुत क्विक है। अगर आपका उसमें बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप उसकी परचेज कर सकते हैं। ये जहाँ से आपका क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर एफएल सेंसर वाला लेना है या सिंपल पाकिस्तान वाला, ये हसनात ने शेयर कर दी है वो अपना लिंक ये किया था, तो वो जैसे वो डिस्क्रिप्शन है उससे आप देख सकते हैं। डीवीवी प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो सकता, आपको फिजिकली यहाँ पे डीवीवी के ऑफिस जाना होता है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में आपको नादरा में जाना पड़ता है, इसी तरह इधर भी आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ नहीं होता, बट स्टिल फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप कोशिश करें अपना जो आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट है वो आपने मस्ट अपने साथ लेके जाना, अपना पासपोर्ट, अपना रेजिडेंस परमिट और अपना स्टूडेंट सर्टिफिकेट। और आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस आपको ऑफ कोर्स याद होगा, तो वो एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। वुड बी इजियर टू कंटिन्यू स्ट्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट थ्रू बस। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगी कि जब तक आपको फिनिश आईडी नहीं मिलता तो आप अपना पासपोर्ट जो है वो अपने साथ किसी ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तो कैरी करें। फिनिश आईडी आपको मिल जाए तो वो आपके पास एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पे आ जाएगा। रेजिडेंस कार्ड आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बाज़ जगह पे नहीं मानते। फिनिश आईडी मांगते हैं। फिर एक वो है मोहम्मद साद का कि
do we need to show the bank statement of my sponsor, including tax returns again, if we show savings of previous year residence permit as a part of second year amount? यस, आई थिंक सो शो करनी पड़ेगी। इसमें अगर तो साथ भाई अगर आप जॉब नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे, सिर्फ स्टडीज करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपने वही सेम प्रोसेस करना है जो आपने फर्स्ट टाइम अभी किया है पाकिस्तान से। लेकिन अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं साथ साथ और आप 560 यूरोज पर मंथ से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपने वो सब नहीं करना। फिर आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अपनी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि डीवीवी की रजिस्ट्रेशन वाली अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पाकिस्तानी नंबर दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आके फॉर्म फिल करेंगे तो उस पर आप फिनिश नंबर दे दें, तो इसका इतना मसला नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान से कोई ऐसी चीज जो आप लाएं कस्टम्स में, खशखाश बिल्कुल ना लेके आने की कोशिश कीजिएगा। कस्टम वाले आपको पकड़ लेंगे, ठीक है, वो अलाउ नहीं है, बैंड है। इसके अलावा जो अगर आप मेडिसिन बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं या कोई ऐसी मेडिसिन आप कैरी कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड उसमें आती हैं, तो आप उसकी अपने प्रिस्क्रिप्शन कैरी करेंगे उसके लिए अपने साथ। बाकी मेरा ख्याल है ऐसे कोई, हाँ ये इस तरह के भाई अचार उचूर भी ना लाइएगा। एक दफा मैं पाकिस्तान से किसी ने मुझे अचार का डब्बा दे दिया कि जी हमारा अचार ले जाए, तो वो खैर कस्टम वाले इस तरह की भी चीजें निकाल लेते हैं। तो अगेन नॉर्मली कुछ लोग दूसरों के लिए जैसे मैंगोज ला रहे हैं, तो ये चीजें भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कस्टम पे पकड़े गए तो आपको 1000 यूरो फाइन है, अगर ना पकड़े गए तो आपकी किस्मत। इसी तरह सॉल्ट एंड शुगर, हाँ जी, सॉल्ट एंड सिगरेट शुगर बहुत सस्ता है साथ भाई, तो वो लाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह सिगरेट्स पे भी आपको सिर्फ एक डंडा अलाउ है। अगर आपको किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो आप सिर्फ एक ही लेके आए, दो वाला ना करें, वो अलाउड नहीं है, एक ही अलाउड है। और उस पे कस्टम वाले फिर पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपने हाउसिंग रिजेक्ट कर दिया, आपको वो एज ए बैकअप ऑप्शन पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर आप बाद में हवास में रहते हुए ही नई एप्लीकेशन डाल देते और आप फिर अपार्टमेंट चेंज कर सकते थे। बट अब आपको वेट करना है कि आपको हाउसिंग ऑफर आती है या नहीं। और हाउसिंग टाइप से मैं बता दूं, जो बंदा फॉर एग्जांपल सिंगल है, सिंगल स्टूडेंट, वो रूम इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट वो अप्लाई करें। वो उनके रेंट्स हेलसिंकी के अंदर 230 से 370 380 तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लोकेशन में लेते हैं और कंडीशन कैसी है। लेकिन 230 240 इससे कम रेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इस रेंज में आपको मिलता है आप वो एक्सेप्ट करें। और अगर कोई बंदा फैमिली अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट है उसका मिनिमम रेंट 520 यूरोज है हुआस के अंदर, तो इससे कम में आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपने इतना बजट अपने माइंड में रखना है। अच्छा और सॉरी कमरान, उसने दोबारा क्वेश्चन किया कि अगर हॉस के अलावा और कौन सी ऑप्शन है हेलसिंकी में, तो इसमें डिपेंड करता है। अगर आप आल्तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है तो फिर AYY को आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको हाउसिंग अभी नहीं मिली, हॉस की तरफ से ऑफर नहीं है, या फिर एक आध और हैं जहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस या एसोसिएशन, वहाँ उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी हैं उनमें यूजुअली यहाँ पे आपको रेजिडेंट होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। AYY और हॉस जो है वो आपको दे देती है पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो। अच्छा, तो अगर आप 19 को आ रहे हैं मोहम्मद ईशान, तो फिर ये है कि आपको एयरबीएनबी का शायद कुछ अरसा करना पड़े, या फिर सब रेंट वाला कोई ऑप्शन ढूंढें। अगर एक महीना ऑफर नहीं आती तो एयरबीएनबी बहुत महंगा होगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी से, लाइक कुछ ग्रुप्स हैं फेसबुक पे सब रेंट वाले, सब रेंट हेलसिंकी के नाम से आप सर्च करें तो वहाँ से आपको शायद किसी के पास रहना पड़े, इस तरह से कर लें। अच्छा, ये VR.fi से हेलसिंकी एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर की टिकट सर्च नहीं हो रही, तो वो नहीं होगी। VR जो है वो कंट्री वाइज जो ट्रेन का नेटवर्क है, ये वो है जहां से आपको एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए ट्रेन मिलेगी। अगर आपने विद इन हेलसिंकी सिटी देखना है तो आपको HSL के थ्रू आपको रूट मिलेंगे, HSL। .fi या गूगल मैप्स पे भी आप देख सकते हैं। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो इस। अच्छा, केला की फ़ी आप वाइस से, अगर तो आपको प्रॉपर इनवाइस आई है तो आपको रेफरेंस नंबर डाल के पे कर सकते हैं आप, और अपना थोड़ी सी मैसेज में डिटेल डाल दें कि ये कौन सी फीस है, तो आई होप पे हो जाएगी वाइस से। अच्छा जी, शान ने वो पूछा जिसका अकोमोडेशन का मसला था कि उसने कहा कि मैं हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो उसमें फिर आप
अब मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन, अगर आप पीएचडी एक सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं या विजिटिंग है, तो फिर उसमें आप यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर है उससे आप पूछ सकते हैं, बाज़ औक़ात वो भी उनके पास भी होती है ऑप्शन, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं मास्टर्स या उसके लिए बैचलर्स के लिए, तो फिर ज़ाहिर आप हवास या उससे आपको वेट करना पड़ेगा क्यू के अंदर। ओके, वी हैव ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट, सो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ ले। एक क्वेश्चन ये है कि एट अ टाइम 2 हाउसिंग एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं हवास पर? नहीं, आप नहीं कर सकते। कैंसिल हो जाएंगी आपकी? जी, जब आप नई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे प्रीवियस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और काइंडली इस पे अब 2 ईमेल्स बना के ना कीजिएगा, वो फिर भी वो पकड़ तो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप ये ना समझे कि फिनिश सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम के दाव लगा सकते हैं आप। यहाँ पे कोई वो चालाकी वगैरह पकड़ी जाए तो फिर वो काफ़ी उसका hefty जुर्माना करते हैं, जो पनिशमेंट होती है। और प्लीज ऐसे लगाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी कम्युनिटी का फिर नाम खराब करते हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आप लोगों ने पोस्ट भी देखी होगी किसी जगह पे, तुर्कों के अंदर भी कोई इस तरह की हुई थी कि वहाँ पे जाली जो है वो रेजिडेंस परमिट इशू कर रहे थे लोग, तो वो फिर पकड़ा गया स्कैम। उसके बाद से फिर अब जो यहाँ पे रह रहे हैं रेजिडेंट्स, उनका प्रॉब्लम है सिटीजनशिप लेने में कि उनका टाइम उन्होंने बढ़ा दिया। अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ पनिश कर रहे हैं हमें या वैसे मतलब सही चेकिंग कर रहे हैं, तो बट वी आर सफरिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्कैम। लैपटॉप जो है वो हैंड कैरी में नॉर्मली अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो इग्नोर करते हैं, अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो वो उसे काउंट करते हैं। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट आपने अपने बैंक में शो करनी है, स्पॉन्सर आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। लेंथो कैंता, ये हेलसिंकी एयरपोर्ट से सिटी सेंटर की लोकेशन को बता सकते हैं आप? वैसे सिटी सेंटर। हाँ जी, अगर आप हेलसिंकी एयरपोर्ट से सेंटर देख रहे हैं तो आपने हेलसिंकी एयरपोर्ट ही सिलेक्ट करना है, लेंथो कैंता। और सिटी सेंटर को राउतातियंतोरी कहते हैं। वो सिंपल हेलसिंकी आएगा, जब आप एप्लीकेशन में सर्च करेंगे तो इट वुड बी जस्ट हेलसिंकी। ओके, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। हाँ जी, अगर आपको लैपटॉप चाहिए और नहीं है तो आप पाकिस्तान से लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है। या फिर आप कुछ वेबसाइट से ऑनलाइन रेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे कि गांती है और कौन सा वर्कोकोप है और पावर। ये हिंता पिस्टफी एक वेबसाइट है, ये मैं शेयर कर रही हूँ। इस पे आप सारों के कंपैरिजन कर सकते हैं। फिनलैंड में हर यहाँ से मिल जाएगा आपको रेट। हाँ, आप मसाले लेके आ जाएं तो अच्छा है कुछ अरसे के लिए। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस सिटी में आ रहे हैं। वैसे हलाल शॉप पे ये सारे मसाले मिल जाते हैं, बट थोड़े और आई साइड एक्सपेंसिव होते हैं। ग्लासेस भी, हाँ जी, आई साइड ग्लासेस आप पाकिस्तान से लेकर आए, यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ स्टार्टिंग ही 100 यूरो से है भाई, आप पाकिस्तान से लेके। अच्छा, ये बेसिकली ये अब किसी ने अच्छा पॉइंट उठाया है कि लिंक्स इकट्ठे कर दिए जाएं, तो ये मेरे ख्याल से कोई पोस्ट कर दी जाए तो अच्छा है इस पे। एक पोस्ट लगी वो थी मैं सात सारे जी एक मैं कोशिश करूंगा ना इसकी एक कंक्लूसिव सी पोस्ट आज बना के मैं इसको कर देता हूँ पीएसए में। हाँ, आप भी कर दें। वैसे एक लगी भी है, साथ सलीम ने भी की है, बाज यूजफुल लिंक्स वहाँ पे भी हैं फीचर्ड पोस्ट के अंदर ही ना, ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, क्विक रिवाइंड ऑफ व्हाट वी शुड ब्रिंग। आप अपने साथ थोड़ी सी क्लोथिंग कैरी कर सकते हैं, जूतों में 1 या 2 पेयर कैरी कर सकते हैं। विंटर में आपके वो जूते नहीं चलेंगे। जैकेट अगर आपने कैरी करनी है तो आप हाथ में कैरी कर लें, क्या, ताकि उसका स्पेस और वेट आपके पास बचे। हैंड कैरी में मैं रिकमेंड करती हूँ नॉर्मली कि कोई हैवी चीज आप डालें, जैसे जीन्स वगैरह वो हैंड कैरी में डाल दिया करें, तो उससे स्पेस और वेट दूसरी तरफ बच जाता है आपके लगेज में। उसके अलावा आप मसाले ला सकते हैं। मसालों में स्पेसिफिकली मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि पाकिस्तान से मिर्ची और हल्दी जरूर लेके आए। बाकी मसाले आपको यहाँ मिल जाते हैं। यूटेंसिल्स के अंदर हमने रिकमेंड किया था आपको कि आप प्रेशर कुकर अगर लाना चाहते हैं ला सकते हैं, तवा ला सकते हैं, और नॉन स्टिक पैन और खाने के चम्मच ला सकते हैं पाकिस्तान से। बाकी सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे ख्याल में चाय महंगी होगी इधर, आप चाय ले आए उधर से, अगर आप चाय पीते हैं तो 2-3 पैकेट। और जो लोग रावलपिंडी या इस्लामाबाद के करीब रहते हैं या उनकी एक्सेस है और शॉपिंग के लिए अगर उनको रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं उनको ये बोलूँगा कि सदर में आप जो गखड़ प्लाजा है आप वहाँ से जाके परचेज करें।
क्लॉथिंग तो मैं ऑलमोस्ट हर साल वहां से ही लेता हूँ, काफी अच्छे मिल जाते हैं। और जैकेट्स के लिए आप वहां पे ही उसी सदर के चौक में शॉप है पाकिस्तानी लेदर जैकेट हाउस, तो वहां से आपको मिल जाएंगे अच्छी जैकेट्स। और लाहौर में जो रहते हैं वो MM आलम रोड पे उनको कुछ मार्केट्स हैं, वहां से मिल जाएंगी। लाहौर में जो लंडा लगता है उसमें भी आपको जूते बहुत अच्छे मिल जाएंगे विंटर के लिए अगर आपने लेने हैं। 9 लखे से आपको मिल जाएंगे। हाँ No, they don't work usually made in China jackets, so you need to be careful. You need to check the stuff. अगर आप लेते हैं तो आप कोशिश करें जैकेट आप वो लें जिसके साथ हुड हो और जिप हो या बटन्स बंद होते हो, और कोशिश करें उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, लाइक आपके हिप्स या थाइस तक उसकी जैकेट यानी कि उसकी लेंथ हो, ये ना बिल्कुल शॉर्ट लेंथ हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। प्लस जो उसका मटेरियल है वो आप देखें कि वो अगर पैराशूट मटेरियल में आपको मिलती है तो वो अच्छी है ताकि वाटर प्रूफ हो वो जैकेट। हैंड ग्लव्स आप ले आए पाकिस्तान से एक सेट, अदरवाइज यहाँ मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं है। हाँ, जैसे KCT मार्केट से 15 से 20 यूरो के अच्छे मिल जाते हैं, बट स्टिल बहुत महंगे भी होते हैं, नॉर्मल भी मिल जाते हैं। H&M वगैरह से आपको इससे भी सस्ते मिल जाएंगे। 3-4 यूरो में मिल, अब आजकल तो ये जो नॉर्मल की जो शॉप्स हो नॉर्मल से या न्यूयॉर्कर से आपको बहुत अच्छे मतलब सस्ते भी मिल जाते हैं, H&M पे भी सस्ते मिल जाते हैं आपको। जीन्स तो आपकी सेम ही चल जाएगी, उसमें क्वालिटी का कुछ कह नहीं सकते, बट ये है कि आप थर्मल इनर लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। कपड़े यहाँ पे बहुत चीपर है पाकिस्तान की निस्बत, अगर आप ऑफर से परचेज करें, अगर आप फुल प्राइस में ले रहे हैं तो वो पाकिस्तान से तो सस्ते ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह आपको टी शर्ट्स 2-2, 3-3 में भी रुलती फिर रही होती हैं सेल में जब नहीं बिकती, तो पाकिस्तान में तो इतने में आपको भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। चलें, I would like to close now, but before closing, मैं एक मिनट, मैं सब जो मॉडरेटर्स हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, और जिन्होंने कितने क्वेश्चंस को एंटरटेन किया, और उसके अलावा जो अटेंडीज हैं उन सब का भी जिन्होंने इस वेबिनार को पॉसिबल किया। सो इन द फ्यूचर हमने सोचा है कि एडमिशन से पहले जब दिसंबर जनवरी फरवरी से पहले मे बी अक्टूबर में हम दोबारा एक वेबिनार रखें जिसमें कोशिश करेंगे कि आपके जो एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैं वो एंटरटेन करें। सो टिल दैट आई थिंक थैंक यू वेरी मच सिदरा, जुबैर, आबिद, कामरान, हसनात और साद। So I think we can end here. Okay, thank you all. Bye bye. Thank you, Allah. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।